लोगों को और मेरी आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही होगी, है ना? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली आज आज और आगे वाली जो क्लासेस होंगी उनमें हम लोग पूरा टोटल डील करेंगे इम्यूनोलॉजी को लेकर के, और इन इम्यूनोलॉजी के टॉपिक से जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और जो बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको भी फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस टाइप से आते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डील करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरा सिलेबस आपको क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हम लोग ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एलाइजा वाला जो टॉपिक है, एलाइजा और रिया का, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये दोनों फिर से दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, दैट इज स्टार्टिंग से ही, इम्यून सेल्स से और उनके दैट इज प्रोसेस को लेकर के। तो बाकी सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। सो इनिशियली स्टार्ट करेंगे विद दैट इज डेफिनेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो नॉर्मली जिस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एट्सेट्रा, सेम तरीके से हमारी ही बॉडी में हमें डिफरेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए इन्फेक्शियस हो सकते हैं, उन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स से प्रिवेंट करने के लिए, उनसे सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है दैट इज द इम्यून सिस्टम। सो इम्यूनोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जहाँ पे हम लोग इम्यून सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं, और ये सिस्टम इंडिविजुअल्स को फॉरेन पार्टिकल जो कि उनके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, उनके लिए इन्फेक्शियस हो सकते हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का क्या करेगा, फंक्शन करेगा। सो इस इम्यून सिस्टम्स में भी सिमिलरली जैसे आपके बाकी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वैसे यहाँ पे भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं। सभी ऑर्गन्स का, सभी सेल्स का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से कोई भी ऑर्गन्स या सेल्स एक्टिवेट होती है, कैसे उन सेल्स से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव पोटेंट काम करते हैं, किस तरीके से एंटीजन मॉलिक्यूल्स को नलीफाई करते हैं, उनके इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। ये सब कुछ आपको इस इम्यूनोलॉजी के पोर्शंस में जानने और समझने को मिलता है। सो बेसिकली अगर सिंपल स्टेटमेंट में दिया जाए तो स्टडी ऑफ दैट इज इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को अगर डिफाइन किया जाए तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडर्स, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हमारे लिए लीथल हो सकते हैं, दैट मीन्स इन्फेक्शियस हो सकते हैं, उन सभी फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी जिस सिस्टम्स के हेल्प से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम्स के नाम से जानते हैं, और इम्यून सिस्टम के स्टडी को बेसिकली हम इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं या जो ऑर्गन्स होते हैं, उन सेल्स और ऑर्गन्स को पढ़ने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि उन सेल्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन सा वो प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस से भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेजॉरिटी जो इन्वॉल्व होने वाले जो सेल्स होते हैं जिनका कि इस पूरे इम्यून सिस्टम में एक्टिव रोल होता है, दैट इज ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप हिमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। सो हिमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, और हिमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोकेशंस पे होता है। तो एक सवाल आपसे यहाँ से भी पूछा जाता है कि हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस किसी भी इंडिविजुअल में फ्रॉम बर्थ टू द डेथ किस किस लोकेशंस पे हो सकती है, उन ऑर्गन्स का नाम आपको दिया जाता है। सो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस एक ऐसा इंटायर ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को आप हिमेटोपोइसिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले सेल्स को हिमेटोपोइटिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे आपको बताया गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बिफोर बर्थ, इट टेक्स प्लेस इन द यॉर्क sac, स्प्लीन एंड लिवर, एंड आफ्टर बर्थ टू द इंटायर लाइफ इट टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। मतलब ये चार आपके ऑर्गन हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में आपको ये प्रोसेस हिमेटोपोइसिस को देखने को मिलती है, और इन्हीं ऑर्गन्स का नाम देकर के आपसे ऑप्शन से पूछा जाता है कि क्या सिर्फ लिवर में होगा, या ओनली सिर्फ बोन मैरो में होगा, स्प्लीन में होगा, या इन तीनों या चारों में होगा। इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। सो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर के लगभग 3 मंथ तक के ड्यूरेशन की बात अगर किया जाए, तो उस टाइम तक का पूरा जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होता है, यॉर्क sac में होता है। और आफ्टर 3 मंथ से लेकर के बर्थ तक की प्रोसेस जो होती है वो स्प्लीन और लिवर में होती है। तो लगभग 3 मंथ से लेकर के, मतलब अगर आप यहाँ पे पूरा ऐसा साइकिल अगर आप बना लें तो 0 से लेकर के 3 तक के बीच का जो ड्यूरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज द यॉर्क sac में। और यहाँ पे 3 से लेकर के 9 तक का जो ड्यूरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज स्प्लीन एंड लिवर में कंबाइनली। और जैसे ही न्यू बेबी बॉर्न हो जाता है उसका पूरा का पूरा ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होगी वो कहाँ पे होगी, बोन मैरो में होगा। सो किसी भी न्यू बेबी में जो कि न्यूली चाइल्ड जो बर्थ किया हुआ है उसमें अगर ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस आपसे पूछी जाए तो आप इस तरीके के ध्यान दीजिए कि अगर वो बर्थ के पहले की बात कर रहा है, मतलब मदर की बॉडी की बात कर रहा है, तो मदर की बॉडी में उसका टाइम ड्यूरेशन भी डिपेंड करेगा। गेस्टेशन जो पीरियड हो रहा है वहाँ पे 0 मंथ से लेकर के 3 मंथ के बीच ड्यूरेशन में
ये जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगा, दैट इज द यॉर्क ट्रैक में होगा। एंड आफ्टर द 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड टू द दैट इज टिल द बर्थ, वो 3 से लेकर के 9th मंथ का ड्यूरेशन जो होगा वहाँ पे स्प्लीन एंड लीवर में होगा कंबाइनली। और इसके बाद जब बेबी बॉर्न कर जाएगा तब से लेकर के जब तक उसकी पूरी इंटायर लाइफ चलेगी, तब तक ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा। सो फाइनल जो डेस्टिनेशन है ब्लड फॉर्मेशन का वो कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में। बताया जा रहा है कि ऑल ब्लड सेल्स डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल्स नोन एज द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, एचएससी। ये एचएससी एक ऐसा स्टेम सेल्स है जो कि डिफरेंट काइंड्स के जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, फॉर्म करने का काम करता है। मतलब यही एक प्रिकर्सर सेल्स है, और इस एक प्रिकर्सर सेल्स से सभी डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लड सेल्स होती है उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप बताते चलिए। स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो लगातार क्या होता है, डिवाइड करता रहता है। ये दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक डिफरेंशिएशन का, दूसरा डिवीजन का। तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस और डिवीजन की प्रोसेस दोनों का आपको मतलब मालूम होगा, और एक दोनों ही प्रोसेस के थ्रू अपना ये क्या करता है, काम करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो जाता है कि एक सेल्स से स्पेसिफिक टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल्स को बनाना, मल्टीपल सेल्स जो कि अलग अलग फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। डिवीजन का मतलब कि अपनी पॉपुलेशंस को, मीन्स अपने नंबर को मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। So hematopoietic stem cells have two basic property, that is differentiations and division. By the process of differentiations, it divide in different kinds of specific blood cells. By the help of division, it maintain their populations. So अपने नंबर को मेंटेन रखने के लिए डिवीजन करेगा, और अलग अलग ब्लड सेल्स को लाइक एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एनके सेल्स, लिम्फोसाइट, बी सेल्स, टी सेल्स, इन सभी सेल्स को बनाने के लिए क्या करेगा, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर द प्रिकर्सर सेल्स फॉर द ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जितने भी डिफरेंट काइंड्स के ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उन सभी सेल्स का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से हो रहा है, जिसको कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, स्टेम सेल्स हैव टू यूनिक फीचर्स, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ये डिफरेंट काइंड्स के स्पेसिफिक सेल्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवीजन की हेल्प से क्या करेगा, मेंटेन करेगा अपनी ही पॉपुलेशन को, मीन्स नंबर से। तो इसको फिगर से भी कभी कभी देकर के आपसे स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है, स्टेम सेल्स को लेकर के या होमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को लेकर के। तो आप याद रखिए, अगर आपको इस तरीके से एचएससी का फिगर बना करके दे दिया है यहाँ पे, दैट इज हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, तो अपनी ही पॉपुलेशंस के लिए क्या होगा, इस तरीके का एरो लगा हुआ होता है, जबकि इस तरीके का एरो जो होगा आपको क्या करेगा, डिफरेंशिएशंस के लिए लगा हुआ होता है। तो फिगर का एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे करके भी आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो स्टेम सेल्स से ही लेकर निकल करके एरो उसी पे जाए, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। और जबकि अगर यहाँ पे एक ही सेल्स से अलग अलग एरो निकल करके आए, उनका अलग अलग नेचर हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंशिएशन से कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन से क्या करेगा, नंबर ऑफ अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाएगा, और डिवीजन से क्या करेगा, अपनी ही नंबर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सो यहाँ पे बेसिकली आपको हिमेटोपोइटिक की का जो प्रोसेस है उसका एक मैप है, और इस मैप से आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनके दो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, और उन दो प्रोजेनेटर सेल्स से अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ये फिगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपके बन चुके हैं। एक सवाल आपका यहाँ से बना हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स का, कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। कभी कभी तो आपको ऐसे स्टेजेस देकर पूछ दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 मंथ तक का होगा तो यॉर्कशायर में, 3 से 9 मंथ का होगा तो स्प्लीन लीवर में, और आफ्टर बर्थ जो है बोन मैरो में। कभी कभी आपको टाइम ड्यूरेशन देके पूछता है, कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस, मीन्स हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस किस किस ऑर्गन्स में हो सकता है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरीके का दिया रहेगा। तो ये दो टाइप से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप उनको अच्छे से याद रखिए। दूसरा सवाल, इस जो आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर से बनता है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सेल्स है जो कि दोनों ही जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, एक प्रोजेनेटर सेल्स है माइलॉइड का, और दूसरा आपका है दैट इज द लिम्फॉइड का। कुछ ऐसी कॉमन सेल्स होती हैं जो कि दोनों ही प्रिकर्सर सेल से क्या होती हैं, बनती है। ये प्रोजेनेटर सेल्स वो होती हैं जो कि एक प्रिकर्सर सेल्स का काम करती हैं, और इन प्रिकर्सर सेल्स के फर्दर डिफरेंशिएशन होने से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो लाइट ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, यही है आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है सेल्फ रिन्यू कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, और ये दोनों जो एरो दिखाई दे रहे हैं आपको क्या हो रहा है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो इनिशियली हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो डिफरेंशिएट होगी किसमें, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में,
और इस माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से क्या बनेगा, आपका डेंड्राइटिक सेल्स बनेगा। फर्दर आपके यहाँ पे सारी चीजें बन जाएंगी, दैट इज द मैक्रोफेजेस बनेगा, मोनोसाइट्स बनेंगे, न्यूट्रोफिल्स बनेगा, इस्नोफिल्स बनेगा, बेसोफिल्स बनेगा, प्लेटलेट्स बनेंगे एंड एरिथ्रोसाइट्स बनेगा। मींस आरबीसी भी आपका किससे बनेगा, दैट इज द दिस वन माइलॉइड प्रोजेनिटर से। लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से बनने वाली जो सेल्स है वो कौन कौन सी, दैट इज एनके सेल्स जिसे आप नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, और टी सेल्स एंड बी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल। तो ये डेंड्राइटिक सेल्स पे आप स्टार लगा लीजिए। ये एक ऐसी सेल्स है जो कि कॉमन दोनों ही प्रोजेनिटर सेल्स से क्या होती है, डिराइव्ड होती है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिराइव फ्रॉम बोथ काइंड ऑफ प्रोजेनिटर सेल्स। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा डेंड्राइटिक सेल्स का, माइक्रोफाजेस का, मोनोसाइट्स का, इस तरीके से सेल्स आपको दिए जाते हैं। तो ये फिगर्स को आप अच्छे से याद रखिए। डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो बेसिकली माइलॉइड प्रोजेनिटर से भी बनता है, और डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से भी क्या होता है, बनता है। यहाँ पे याद करने का तरीका आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। लिम्फॉइड मतलब कि लिम्फ सेल्स या लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट के क्लासिफिकेशन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लिम्फोसाइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एनके सेल्स। यही 3 ही आपके क्या है, लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, और इन तीनों का ही फॉर्मेशन जिस प्रोजेनिटर सेल्स से होता है उसे आप लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स के नाम से जानते हैं। ये फर्दर क्लासिफिकेशन है टी सेल्स का, दैट इज टी हेल्पर और टी साइटोसिस सेल्स का। तो आपको याद रखने का सिंपल तरीका यही है कि जितने भी लिम्फोसाइट सेल्स होंगे, दैट इज बी सेल्स, टी सेल्स एंड एनके सेल्स, वो सब के सब कहाँ से बनेंगे, दैट इज अ लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से। बाकी जो सेल्स आपको याद नहीं आती हैं, मतलब एग्जाम में आपको लगाने का तरीका यही है कि इन 3 सेल्स के अलावा चौथा बाकी आपको है डेंड्राइटिक सेल जो कि कॉमन है। तो इन तीनों को ही आपको याद रखना है। उसके अलावा जो भी कोई सेल्स होगा उसका प्रोजेनिटर कौन होगा, दैट इज द माइलॉइड प्रोजेनिटर। तो ये वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद इसको करना है, वो भी सिर्फ 3। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है, अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके हैं, सो बेसिकली कि बी और टी सेल्स तो बहुत कॉमन टिप पे याद रहती हैं कि ये लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं। क्योंकि जितने भी आप इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी की बात आप करोगे, चाहे ह्यूमरल का या सेल मीडिएटेड का, तो वहाँ पर आपको बी और टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो आपको याद रखने का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो सवाल आपसे जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ इसी तरीके से आपको सेल्स दे दिए जाएंगे, लाइक एज न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, जो भी हो। अब पूछा जाएगा कि इनके लिए प्रोजेनेटर सेल्स या प्रिकर्सर सेल्स कौन सी होती हैं, या आपको ये दे करके कि माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स से कौन कौन सा सेल्स बनेगा या कौन सा सेल्स इसमें से नहीं बनेगा। तो ये फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि हाँ किससे क्या बन रहा है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि लिम्फॉइड का मतलब लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइटिक जो सेल्स होंगी वो बेसिकली किससे बनेगी, दैट इज लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से। और लिम्फोसाइट सेल्स में आपको सिर्फ 3 एग्जांपल याद रखना है, बी सेल्स, टी सेल्स एंड एनके सेल्स। यही 3 एग्जांपल हैं जो कि लिम्फोसाइटिक सेल्स के एग्जांपल में आते हैं। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो कॉमन है, जो कि मैंने आपको बता दिया। डेंड्राइटिक सेल्स आर द कॉमन सेल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ माइलॉइड एंड लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। तो इनको आप अच्छे से हाईलाइट करके लगाइए, क्योंकि ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं। एनके सेल्स दैट मीन्स नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। ये तीनों ही लिम्फोसाइट सेल्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब फर्दर लिम्फोसाइट्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उनको 3 कैटेगरी में, दैट इज बी, टी एंड एन के। और ये तीनों ही एग्जांपल जो है वो कहाँ से बन रहा है, दैट इज द लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से। Macrophages, monocytes, neutrophils, basophils, eosinophils, platelets and erythrocytes are derived from the myeloid progenitor। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, इनके अलावा एनके सेल्स, बी सेल और टी सेल्स के अलावा जो भी है उन सबका प्रोजेनिटर जो सेल्स होगा क्या होगा, दैट इज द माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स के नाम से जाना जाता है। कुछ कुछ एग्जाम में आपको डायरेक्टली सेल्स दे करके उनके प्रॉपर एक प्राइम फंक्शंस के बारे में पूछ दिया जाता है कि ये वाली सेल्स किस फंक्शंस के लिए जानी जाती है, ये वाला सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, दैट इज माइक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, वो फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इम्यूनोलॉजी के टर्म में अगर आप बात करेंगे तो फाइगोसाइटोसिस इज वन ऑफ द की प्रोसेस जिसके थ्रू किसी भी इन्वेडर्स या किसी भी पैथोजेंस के इम्पैक्ट को नलीफाई करने का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। अल्टीमेटली उसको उसके जो भी, चाहे वो पेप्टाइड हो, चाहे वो पूरा बैक्टीरिया हो, चाहे वो पूरा प्रोटोजोआ हो, उसको फ्रेगमेंट किया जाता है जिससे कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे वो धीरे धीरे क्या हो जाए, नलीफाई हो जाती है। तो ये फैगोसाइटोसिस का बड़ा ही सिग्निफिकेंस है। और माइक्रोफेजेस सेल्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोफेजेस किस टाइप का नेचर का होता है, या
किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी लगभग इनेट इम्यूनिटी वाले जो कॉन्सेप्ट में देखने को आपको मिलते हैं कि हाँ, उनके उस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी इन्वर्टर्स को के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी में काम करने वाला जो सेल्स है वो क्या है, दैट इज द माइक्रोफाजिल सेल्स। दूसरा है मोनोसाइटिक सेल्स। इनका नेचर आपको दे रखा है कि ये मोनोसाइटिक सेल्स से ही मेच्योर होकर के माइक्रोफाजिल सेल्स बनती हैं। इनका नेचर आपको दे रखा है कि फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, दैट मीन्स ये भी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आप सेल्स ले सकते हैं, ये मोनोसाइटिक सेल्स का एग्जांपल का सेल दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा सा यहाँ पे न्यूक्लियस और ये बाकी सारी सेल्स चीज़ें हैं। इनके पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए वो यही लाइसोसोम और फैगोसोम्स। तो इन दोनों का कंबाइंड होकर के बनता है फैगोलाइसोसोम्स, जो कि किसी भी फॉरेन मटेरियल को इंगल्फ जो चीज हो चुका है उसको इंगल्फ करने के बाद इस फैगोसोम्स और लाइसोसोम्स को कंबाइंड करके बनने वाले वेसाइकल्स को आप बोलते हैं फैगोलाइसोसोम्स, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के हेल्प से फॉरेन मटेरियल को पूरा क्या किया जाता है, फ्रेगमेंटेड करके उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज या नलीफाई करने का काम करते हैं। तो आपको मोनोसाइटिक सेल्स का फिगर यहाँ पे क्यों लगा के दिया गया, नंबर पहला ये जानने के लिए कि फाइगोसाइटिक्स या मोनोसाइटिक जो सेल्स होती हैं उनका जो शेप है वो कैसा दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस काफ़ी लार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस काफ़ी आपको लार्ज है। और नॉर्मली ये सर्कुलर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा, नॉर्मल केसेस में आपको न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाई लोब्ड दिखाई दे रहा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से कर्व है, इस तरीके से दो लोब्ड बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक लोब ये बन जाएगा और दूसरा लोब आपको ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाई लोब्ड देखने को दिखाई दे रहा होगा। दूसरा, ये दोनों जो ऑर्गेनेल्स है दैट मीन्स वेसाइकल्स है, फैगोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रहा है दैट इज द माइक्रोफाजियल सेल्स। माइक्रोफाजियल सेल्स के बारे में भी आपको बता दिया गया कि इन दोनों ही सेल्स का काम वही है, दैट इज फैगोसाइटिक के नेचर के होते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है दैट इज द फैगोसोम्स है और लाइसोसोम्स है। इनके पास सीडोपोडिया भी है और उस सीडोपोडिया के हेल्प से किसी भी मटेरियल को जो कि फॉरेन पार्टिकल उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इनकी मेम्ब्रेन में एक प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, ये जब भी मटेरियल को इंगल्फ करते हैं सीडोपोडिया के हेल्प से तो यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रेकआउट हो जाती है। और ये ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही ये मेम्ब्रेन के अंदर में जाएगा फिर से क्या करता है, रीसील हो जाता है। मतलब कि इनके पास ये एबिलिटी है कि मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ये ब्रेक कर लेते हैं फॉर द इंगल्फिंग प्रोसेस के लिए और उसको फिर से रीसेल भी कर लेते हैं ताकि उनके सेल की इंटीग्रिटी क्या हो, मेंटेन रहे। माइक्रोफाजियल सेल्स दोनों टाइप का काम करता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल को भी क्या कर सकता है, ये इंगल्फ कर सकता है और सॉलिड पार्टिकल को भी क्या करेगा, इंगल्फ कर सकता है। तो जब सॉलिड पार्टिकल्स को मीन सॉलिड मटेरियल को अगर ये इंगल्फ करता है तो उसको आप फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर लिक्विड मटेरियल को करेगा तो उसे आप पिनोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। पिनोसाइटोसिस को कभी कभी सेल ड्रिंकिंग के लिए भी नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मली एग्जाम में आपको कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज, तो किस प्रोसेस को आप सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं, तो याद रखिए पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब हो जाता है दैट इज द ड्रिंकिंग ऑफ अ सेल्स, मतलब जब भी कोई लिक्विड मटेरियल जिसमें कि कुछ आपके अनवांटेड मटेरियल है, अगर उन लिक्विड के फॉर्म में मटेरियल्स फैगोसाइटिक जो सेल्स होती है उसे इंगल्फ करती है तो उसको आप पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। जबकि अगर सॉलिड पार्टिकल होगा तो उसे आप फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो फैगोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज द दैट इज सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज द सेल ड्रिंकिंग। तो ये दोनों कॉमन नेम है, कॉमन नेम से भी आपको यहाँ पे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके पीडीएफ में जो दिया है वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप इसको अगर पीडीएफ निकाले हैं तो उसको कहीं लिख लीजिएगा, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग। पिनो का मतलब लिक्विड, फैगो का मतलब सॉलिड। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। अच्छा, मुझे लगा कि नेट वो हो गया क्या, ओके। नहीं नहीं ठीक है सर। दूसरा जो कि न्यूट्रोफिल सेल्स है, ये सभी के सभी आपके माइलॉइड प्रोनेटर से बनने वाले सेल्स होते हैं, इनका भी नेचर फैगोसाइटिक होता है। और इस नेक्स्ट है दैट इज स्नोफिल्स, और ये सबसे ज़्यादा इनका जो इम्पोर्टेंट सवाल जो हमसे बनता है, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीस, ये दोनों टाइप के पैरासाइट्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, दैट इज स्नोफिल्स। तो ये लाइन आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ से सवाल आपके बने हुए हैं। डायरेक्टली यही लाइन ही आपको दे दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटोजोआ या हेलमिंथीस, कौन सी सेल्स होती है जो इन प्रोटोजोआ से या फिर बेसिकली आपका
हेलमिंथीज के मेंबर से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आप यहाँ पे याद रखिए एसिनोफिल्स। दूसरा सवाल ये भी आपको बनता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स या मोनोसाइट माइक्रोफाजल सेल्स दे करके ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सेल्स फाइगोसाइटिक नेचर की नहीं है, नॉन फाइगोसाइटिक नेचर की है, या फाइगोसाइटिक नेचर का कौन सा है इसमें से। तो आप उनके नेचर को भी अच्छे तरीके से नोट डाउन करते रहिए। अभी पीछे आपको दोनों जो सेल्स पढ़ाया मैंने उनका भी नेचर, दैट इज मोनोसाइट्स का और फाइगोसाइट्स का, ये दोनों ही सेल्स नेचर की कैसी थी, दैट इज फाइगोसाइटोसिस की। न्यूट्रोफिल्स भी आपकी फाइगोसाइटिक नेचर की है। एसिनोफिल्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्रोटोजोआ और हेमिल्थीज के पैरासाइट से। इसके बाद दैट इज बेसोफिल सेल्स है, और ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं। मतलब कि जब भी किसी पर्सन को किसी भी मटेरियल से अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है तो उस एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाली जो सेल्स होती हैं उनका नाम है दैट इज द बेसोफिल सेल्स। यहाँ पे एक सेल्स का नाम आप और भी लिख लीजिएगा, मास्ट सेल्स। ये भी आपके एलर्जिक रिएक्शंस में क्या करता है, काम करता है। तो बेसोफिल सेल्स एंड मास्ट सेल्स, ये दोनों सेल्स एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होने वाली की सेल्स होती हैं, जो कि उसमें क्या करती हैं, काम करती हैं। बेसोफिल सेल्स का नेचर कैसा, दैट इज द नॉन फाइगोसाइटिक नेचर का। इनका जो नाम पड़ा, ये नाम इनका स्टेनिंग डाई को यूज किया गया था उसके बेसिस पे। न्यूट्रल डाइस डाई से जब स्टेनिंग की गई जिस सेल्स को, उसको बोला गया दैट इज न्यूट्रोफिल्स। और जो एसिडिक डाई से स्टेन लिया था उस सेल्स का नाम दिया गया एसिनोफिल्स। और बेसिक डाई से जो स्टेन लिया था उसको नाम दिया गया दैट इज द बेसोफिल्स। तो कभी कभी आपसे इनके क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर का बेसिस भी पूछ दिया जाता है, ये किस बेसिस पे आप इनको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स का नाम देते हैं। तो आप याद रखिए कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उन ग्रेन्यूल्स के कलर के बेसिस पे बेसिक डाई से जब स्टेनिंग की गई तो उसको बेसोफिल्स बोला गया, एसिडिक डाई से स्टेनिंग किया गया तो उसको एसिनोफिल्स बोला गया। और जब दोनों डाई में से किसी भी डाई से स्टेन नहीं लिया, दैट मीन्स न्यूट्रल था, उसको न्यूट्रोफिल्स के नाम से बताया गया। तो जो ग्रेन्यूल्स इनके अंदर में पाए जाते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए यूज किए गए डाई के बेसिस पे इनका क्या किया गया, नॉमेनक्लेचर दिया गया है। इनके फंक्शंस के बारे में बता दिया गया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एसिनोफिल्स के बारे में, दैट इज प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का क्या करता है, ये काम करता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इम्यून सिस्टम सेल्स। कौन कौन से सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम्स में की रोल इन्वॉल्व करती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम में जो कि बेसिकली आप आगे पढ़ेंगे दैट इज इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, उन इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले जो सेल्स हैं दैट इज द लिम्फोसाइटिक सेल्स। सो लिम्फोसाइटिक सेल्स बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको बताया जा रहा है कि की सेल्स इन्वॉल्व इन द एडेप्टिव इम्यूनिटी कंसिस्टेंट बी सेल्स परसेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। लगभग जो डब्ल्यूबीसी का मैक्सिमम जो परसेंट है वो बी सेल्स क्या करता है, मतलब मेकअप करता है। सो तीन टाइप्स के, जो कि मैं पहले भी आपको बता रहा था, यहाँ पे लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं। और इन लिम्फोसाइटिक सेल्स का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इनेट इम्यूनिटी के अलावा जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, उस अडेप्टिव इम्यूनिटी के दो आर्म्स होते हैं जिनको कि आप अभी आगे पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली की जो सेल्स है दैट इज द बी सेल्स, जिसे आप बी लिम्फोसाइट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम नॉमेनक्लेचर जो बी है वो उनके ओरिजिन ऑफ साइट से पड़ा है, जहाँ से ओरिजिनेट इनकी होती है, दैट इज द बी लिम्फोसाइट्स डिराइव इट्स लेटर डेजिग्नेशंस फ्रॉम इट्स साइट ऑफ मैचुरेशन। बर्ड्स की केस अगर आप बात करें तो बर्सा फैब्रिकस में होता है, और अगर मैमल्स की बात किया जाए तो उसका दैट इज मैचुरेशन, मतलब जो मैचुरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में। तो बोन मैरो में होता है मैमल्स के केसेस में। और अगर बर्ड्स की बात किया जाए तो बर्सा फैब्रिकस, तो इस बोन मैरो और बर्सा फैब्रिकस से के बी से लिया गया दैट इज द बी सेल्स। सो बी सेल्स में जो बी है, वो बी नाम का जो लेटर है वो उनके ओरिजिन या उनके मैचुरेशन वाले जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से लिया गया है। तो बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो बोन मैरो मैमल्स के केसेस में, बर्ड्स के केसेस में आपको फैब्रिकस, बर्सा फैब्रिकस के जगह पे बताया गया। फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। दोनों ही चीजें, मतलब ब्लड बी लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होना एज वेल एज मैचुरेशन होना, ये दोनों की प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पे होती है, दैट इज द बोन मैरो में होती है। तो आपसे सवाल जो किया जाता है वो कुछ इस तरीके से, लाइक एज बी लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन साइट है या मैचुरेशन साइट है वो कहाँ पे है। तो याद रखिए, अगर वो बर्ड्स की बात कर रहा होगा, एवीज की बात कर रहा होगा, तो वहाँ पे आपको बोन मैरो नहीं लगाना है, वहाँ पे आप बर्सा फैब्रिकस लगाना है। और अगर
मैमल्स की बात कर रहा होगा, इंक्लूडिंग हम लोगों की भी बात कर रहा होगा एग्जाम्पल में, तो फिर आपको वहाँ पे बोन मैरो लगाना है। याद रखिए कि बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन एज वेल एज मैचुरेशन दोनों ही प्रोसेस आपका कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में होगा। एक्टिवेट एंड डिफ्रेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। मतलब नॉर्मल जो बी सेल्स होती है, अगर कोई भी एंटीजन उससे इंटरेक्ट नहीं हुआ है, एट दैट टाइम आप उसको क्या बोलते हैं, नेव सेल्स बोलते हैं, और उस टाइम पे वो एक्टिवेट नहीं हुआ रहता। इसका एक्टिवेशन की प्रोसेस एंटीजन के इनकाउंटर होने के बाद होता है, और एक बारी जब ये एंटीजन इनकाउंटर हो जाएगा तो एक्टिवेशन की प्रोसेस होगी और ये डिफरेंशिएट करेगा। तो बी सेल्स जो होता है वो बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाता है दो सेल्स में, जिसको कि एक बोलते हैं आप प्लाज्मा सेल्स और दूसरा बोलते हैं मेमोरी सेल्स। और यही जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो बनाती क्या है, दैट इज द एंटीबॉडी। सो सवाल आपसे यहाँ फिर से बन जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, इनमें से कौन सी सेल्स एंटीबॉडी को बनाने वाली होती है। तो आप याद रखिए प्लाज्मा सेल्स है जो कि एंटीबॉडी को सिक्रेट आउट करने का क्या करेगी, काम करती है। और प्लाज्मा सेल्स का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, बी सेल्स से। बी सेल्स जो कि डिफ्रेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। तो प्लाज्मा सेल्स का काम हो गया एंटीबॉडी को बनाना, और एंटीबॉडी का काम है जो भी एंटीजेंस आपकी बॉडी में इनकाउंटर हुए हैं उन एंटीजेंस की इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करना, नलीफाई करना या मिनिमाइज करना। दूसरा जो पार्ट है दैट इज द मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल्स क्या करता है, जो भी एंटीजेंस होते हैं उनके एंटीजन डिटरमाइनिंग जो रीजन्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको याद करके रखता है। इन फ्यूचर फिर कभी फर्दर सेम काइंड का एंटीजेंस अगर क्या होगा आपकी बॉडी में इंटर करेगा, इंटरेक्ट होगा, तो पूरी की पूरी प्रोसेस चलाने के बजाय ये मेमोरी सेल्स ही क्या करेगा, तुरंत को तुरंत मैसेज देता है, और फट से देना उसके अगेंस्ट में क्या होगी, एंटीबॉडी बन जाती है, और उस प्रोसेस को वहीं पे वहीं क्या करते हैं, फाइनल कर देते हैं। तो मेमोरी सेल्स के कॉन्सेप्ट पे ही क्या बना, वैक्सीनेशन की प्रोसेस बनी, राइट। तो मेमोरी सेल्स का मतलब होगा कि ऐसी सेल्स जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि जो भी कोई एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में इनकाउंटर किया हुआ है उस एंटीजन को पहचान करके रखना। इन फ्यूचर कभी दोबारा सेम काइंड का एंटीजन अगर वो इंटरेक्ट होगा आपकी बॉडी में, तो वो उसे मेमोरी में रिकॉल कर लेता है कि अच्छा ये वाला टाइप का एंटीजन मॉलिक्यूल पहले भी इंटरेक्ट हो चुका है, तुरंत उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और एंटीबॉडी बना करके उसको वहीं पे वहीं क्या करेगा, खत्म करने का काम करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया, दैट इज एक्टिवेट एंड डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडी को बनाने का काम करती है। मेमोरी सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंटीजन शेप फॉर सेकंड टाइम एक्सपोजर। जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि मेमोरी सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एंटीजन के शेप को रिकॉग्नाइज करती है, पहचान करके रखती है, और जब कभी भी सेकेंड टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम पे जब एक्सपोजर होगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने का क्या करेगा, काम करेगा। बी सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड एक क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है, जिसको आप बी सेल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो बी सेल्स रिसेप्टर्स होते हैं यहीं पे आकर आकर क्या होता है, आपका एंटीजन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होता है। तो एंटीजन के बाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पा जाते हैं बी सेल्स पे। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये फिगर बेसिकली बी सेल्स का है। और बी सेल्स के मेम्ब्रेन पे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का ऐसे आपको रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को आप बी सेल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। और इस बी सेल रिसेप्टर के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, राइट। किसी भी एंटीबॉडी का वो पार्ट जिस पार्ट से वो एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है उसको आप बोलते हैं दैट इज द पैराटोप। क्या बोलते हैं, पैराटोप। और किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो कि जाकर के एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है उसको आप बोलते हैं दैट इज द एपिटोप। तो कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछ देता है कि एपिटोप और पैराटोप किसका पार्ट है और इन दोनों के बीच में होने वाले इंटरेक्शन का नेचर कैसा होगा। तो आप याद रखिए एपिटोप किसका पार्ट हो गया, दैट इज द एंटीजन मॉलिक्यूल का। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये एक एंटीजन है और इसके पास कई सारे यहाँ पे क्या है, ऐसे एंटीजेनिक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, इस तरीके से। तो एंटीजन का पूरा पार्ट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, उसके कुछ पार्ट होते हैं जो कि तरीके का एंटीजेनिक इफेक्ट शो करते हैं। तो वो पार्ट जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का है और जाकर के एंटीबॉडी से इंटरेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, तो इस पूरे पार्ट को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिटोप बोलेंगे। और एंटीबॉडी का वो पार्ट या रिसेप्टर का वो पार्ट जो कि एंटीजन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उसे आप क्या बोलेंगे, पैराटोप। तो पैराटोप पार्ट किसका हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन का, दैट मीन्स एंटीबॉडी का। और एपिटोप किसका पार्ट हो गया, दैट इज द एंटीजन का।
दैट इज एंटीजन मॉलिक्यूल का। और एपीटोप और पैराटोप दोनों के बीच में होने वाले जो इंटरेक्शंस होते हैं वो सब के सब क्या है, दैट इज द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होने वाला जो बॉन्ड है वो कौन कौन सा, याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और हाइड्रोफिलिक बॉन्ड है। ये तीन टाइप के बॉन्ड सबसे मेजॉरिटी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एंटीजन और एंटी बॉडी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस में। और स्पेसिफिक पार्ट आपको बताया जा रहा है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिस पार्ट से इंटरेक्ट होंगे उन पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज एपिटोप एंड पैराटोप। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। ओके, मैंने 1 घंटे पहले ही मैसेज कर दिया था आप लोगों को कि आप लोग 9 बजे आज क्लास रहेगा, रेडी हो जाइए, बट फिर भी आप लोग लेट से आए हैं और बीच में मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हो सकता है आपको मिस आउट हो जाए, बट कोई नहीं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसको पूछ लेना, वैसे रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको मिल ही जाएगा। सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इम्यून सेल्स में सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उनके 3 पार्ट हैं। बी सेल्स जिसे आप बी लिम्फोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, टी सेल्स जिसे आप टी लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं, और एनके सेल्स जिसे आप नेचुरल किलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बी सेल्स के बारे में स्टडी किया और पाया, समझा कि बी सेल एक लिम्फोसाइटिक सेल्स होती है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको बी सेल रिसेप्टर्स के नाम से जाना जाता है। और ये बी सेल रिसेप्टर्स के पास एंटीजन से बाइंड करने के लिए एक रीजन होता है जिसे आप एंटीजन बाइंडिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं, और उस रीजन को पैराटोप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दैट इज टी लिम्फोसाइट सेल्स और टी सेल्स, इनका नाम जो है वो इनके ओरिजिन से है, दैट इज ये थाइमस से ओरिजिनेट होते हैं, दैट्स वाई आप इनको टी लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स डिराइव्ड देयर नेम फ्रॉम देयर साइट ऑफ मैचुरेशन। ये इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, दैट इज द थाइमस में, दैट्स वाई आप इनको टी सेल्स के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो बट मैचुरेशन इज इन द थाइमस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी याद करना है। बी सेल्स के केस में क्या था कि उनकी ओरिजिन दैट मीन्स फॉर्मेशन एज वेल एज मैचुरेशन दोनों ही प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, बोन मैरो में हो रहा था। बट फॉर द केस ऑफ टी सेल्स देयर इज अ डिफरेंसेस, दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो बट मैचुरेशन इज इन द थाइमस। सो नेम जो डिराइव किया गया है कहाँ से, दैट इज द साइट ऑफ मैचुरेशन से, नॉट फॉर द साइट ऑफ फॉर्मेशन से, राइट। तो टी सेल्स का मतलब टी फॉर थाइमस, तो थाइमस में इनका मैचुरेशन होता है, दैट्स वाई आप इनको टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल्स से कैसे डिफर है इसको आप समझिए। नॉर्मली आपने यहाँ पे देखा था कि जो बी सेल्स होती हैं उनके पास सेल के पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स किसी एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या करता है, इंटरेक्ट होता है। टी सेल्स के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं उनके सेल पे, जिसे आप टीसीआर या टी सेल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है वो ये कि टी जो सेल्स होगा वो ऐसे फ्री टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करेगा। ये एंटीजन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे मॉलिक्यूल से, जिसका नाम है दैट इज MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इस मॉलिक्यूल के साथ में जब ये क्या किया रहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाया रहेगा, तो ये एंटीजन मॉलिक्यूल प्लस MHC मॉलिक्यूल जब ये साथ में रहेंगे तब जाकर के ये टी सेल रिसेप्टर से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो आपको जो समझने वाली चीज है वो ये कि टी सेल्स बी सेल से डिफर कैसे, पहले ये समझिए। डिफरेंसेस ये है कि बी सेल्स जो होती है उनके सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होते हैं, जबकि टी सेल्स जो होती हैं उन सेल्स पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं जिसको कि आप टीसीआर मतलब टी सेल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, टीसीआर जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उस एंटीजन मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट होंगे जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एक पहले से ही प्रोटीन है जिसका नाम है MHC मॉलिक्यूल, उससे क्या होगा, इनकाउंटर किया हुआ रहेगा या उससे इंटरेक्ट हुआ रहेगा। मतलब फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन्स कैन नॉट बी बाइंड विद द टी सेल रिसेप्टर्स, ऑलवेज बाइंड विद द MHC मॉलिक्यूल्स प्लस एंटीजन मॉलिक्यूल, दोनों के साथ जब इंटरेक्शन रहेगा तब ही वो सिर्फ क्या कर पाएगा, यहाँ पे बाइंड कर पाएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया, डू नॉट मेक एंटीबॉडी। पहला काम तो यहाँ पे होगा कि एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं जैसा कि बी सेल्स में देखने को मिल रहा था। हैव रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस नोन एज द
T cell receptors TCR does not recognize free antigens but always bind to the bound form of antigen, means antigen bound to the MSC molecule. तो टी सेल्स जो होती है वो ऐसा डिफ्रेंशिएट होकर के प्लाज्मा सेल्स या मेमोरी सेल्स में नहीं बनती है। और जैसा कि जान रहे थे कि प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती है, तो चूंकि प्लाज्मा सेल्स ही नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगा कहाँ से? तो टी सेल्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो एंटीबॉडी बना पाए, और ना ही इसके पास ये एबिलिटी है कि ये फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन को इंटरेक्ट कर पाए या उससे ये एक्टिवेट हो पाए। ये तभी एक्टिवेट होगा या तभी बाउंड करेगा जब वो एंटीजन मॉलिक्यूल ऑलरेडी किससे, MHC मॉलिक्यूल से बाउंड किया रहे, राइट? सो एक्टिवेट एंड डिफरेंशिएट इनटू द टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स के आने के बाद मान लीजिए अगर आपका ये पूरा टी सेल्स है और इस टी सेल्स के पास ये क्या है, दैट इज द TCR, जिसको कि आप टी सेल रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये मान लीजिए आपको क्या है, एंटीजन मॉलिक्यूल, और इस एंटीजन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कौन है, दैट इज द MSC मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि ये एक MSC मॉलिक्यूल है, ये एंटीजन मॉलिक्यूल है, और ये TC सेल्स है, मतलब टी सेल्स है। यहाँ पे तीन चीज का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको आप बोलते हैं ट्राई कॉम्प्लेक्स या टर्सरी कॉम्प्लेक्स। जबकि वहां पे बी सेल्स में आपने देखा था कि सिर्फ आपका बी सेल्स होगा, उसके रिसेप्टर्स होंगे और एक एंटीजन मॉलिक्यूल होगा। इसे आप बाइनरी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं या बाई कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंस में एक पॉइंट आप ये भी काउंट करते चलिए कि बी सेल्स जब एंटीजन से इंटरेक्ट होगा तो वहां पे बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट मीन्स ओनली बी सेल रिसेप्टर्स एंड एंटीजन विल बी इन्वॉल्व देयर। But in the case of T cells, that is there is a tertiary complex, means MSC molecule, antigen molecule and T cell receptors means T cell। तो 1 2 3 3 molecules के एसोसिएशन होने की वजह से इसको आप टर्सरी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस है आपके टी सेल्स में और बी सेल्स में। टी सेल्स जब इस तरीके से एंटीजन जो कि एमएससी मॉलिक्यूल के साथ में लगा हुआ है अगर इंटरेक्ट होगा तो ये एक्टिवेट होकर के डिफ्रेंशिएट हो जाता है, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स में और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को आप टीसी सेल्स के नाम से जानते हैं, टी हेल्पर सेल्स को आप टीएस सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके पास साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब साइटोटॉक्सिक का मतलब हो गया सेल्स को किलिंग करने की प्रॉपर्टी। इसके पास ये एबिलिटी है कि ये खुद सेल्स को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। जबकि टी हेल्पर सेल्स नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ केमिकल का फॉर्मेशन करता है, इसको आप साइटोकाइंस के नाम से जानते हैं। और ये साइटोकाइंस एक इंफॉर्मेटिव मॉलिक्यूल्स होता है जो कि जा करके मैसेज किसको देगा, दैट इज द बी सेल्स को देता है कि भैया अब यहाँ पे कुछ बड़ा काम होने वाला है, अब आकर के आपकी आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ पे एक्टिवेट होइए और यहाँ पे आप बनाइए क्या, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स से फाइनली क्या बनाइए, दैट इज द एंटीबॉडी। तो टी सेल्स का डिफरेंशिएशन दो सेल्स में होगा, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। जबकि बी सेल्स का डिफरेंशिएशन दो सेल्स में हुआ था, दैट इज प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। दोनों के ही फंक्शंस अलग अलग हैं दोनों केसेस में। तो आपने यहाँ पे देखा कि बी सेल्स और टी सेल्स जो कि लिम्फोसाइटिक सेल्स के एग्जांपल हैं, उन दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है और उनका जो डिफरेंशिएशन या एक्टिवेशन जो प्रोसेस है वो कैसे इंटायरली डिफरेंट है, राइट? TS cells secrete cytokines which help in the B cell activation, while TC cells have ability to kill the antigen molecule। तो TC cells के पास एंटीजन को किल करने की खुद की एबिलिटी होती है, जबकि T हेल्पर सेल्स कोई किलिंग एबिलिटी नहीं होता, वो सिर्फ मैसेज कन्वे करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब जो एंटीजन मॉलिक्यूल T सेल्स से कंट्रोल नहीं हो पाएगा वो एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए मैसेज देता है आपका टी हेल्पर सेल विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइंस टू द बी सेल्स कि अब आपको एक्टिवेट होना है और एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस भयंकर टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल को भी क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इस तरीके से बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया और उनके बारे में समझ लिया। अगला और आखिरी है दैट इज एनके सेल्स। इन सेल्स के पास कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, जिस तरीके से आपने बी सेल या टी सेल्स रिसेप्टर के बारे में पढ़ा जो कि एंटीजन मॉलिक्यूल्स से बाइंड कर सकते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं लेकिन एंटीजन बाइंडिंग करने वाले नहीं। तो डू नॉट एक्सप्रेस द मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल एंड रिसेप्टर्स, ऐसा कोई मॉलिक्यूल या रिसेप्टर्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं जैसा कि बी सेल्स और टी सेल्स करते हैं। एनके सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर्स या वायरस इन्फेक्टेड, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट वायरस का जो इन्फेक्शंस होता है उन इन्फेक्शंस में
हमारी बॉडी में जो रोल प्ले करने वाला सेल्स है वो क्या है, दैट इज द नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स लगभग अपने सारे डिफरेंट काइंड्स के इंटीजर मॉलिक्यूल्स को मारने के लिए फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस का क्या करता है, हेल्प करता है। उसी फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस से वो क्या करता है, उसको किल करने का काम करेगा। तो नेचुरल किलर सेल्स, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी बॉडी में इनबिल्ड एक ऐसा सेल्स है जो कि आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को, पैथोजन मॉलिक्यूल्स को किल करने का क्या करता है, काम करेगा। और इनका किल करने का जो मैकेनिज्म है विद द हेल्प ऑफ दैट इज द फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटिक की नेचर एंड प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकली पोटेंट मॉलिक्यूल। इनके जो सेल्स होती है ये भी फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं और कुछ ऐसे रिएक्टिव मॉलिक्यूल स्पीसीज बनाते हैं जो कि सेल्स को किल करने का क्या करती हैं, काम करती हैं। मास्ट सेल्स, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, ये भी एनर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको बताया था बेसोफिल सेल्स के बारे में। तो जहां पर आपने बेसोफिल्स लिखा है वहीं पे स्लैश करके मास्ट सेल्स भी लिख लीजिएगा। बेसोफिल सेल्स एंड मास्ट सेल्स दोनों सेल्स एनर्जिक रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे बताए गए उन सभी सेल्स का नेचर और उनके फंक्शंस के बारे में मेंशन कर दिया गया, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे टीसी सेल्स का जो टी जो सेल्स है उनका डिफ्रेंसिएशन जो हो रहा है, उनके डिफ्रेंसिएशन से बनने वाले जो दो टाइप के सेल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बना करके भी आपसे पूछा जाता है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा कि टी सेल्स हमेशा एमएससी मॉलिक्यूल से बाउंड किए हुए एंटीजर मॉलिक्यूल को ही क्या करेगा, एंटरटेन करता है। तो टी हेल्पर सेल के लिए कौन सा एमएससी मॉलिक्यूल, टीसी सेल्स के लिए कौन सा एमएससी मॉलिक्यूल, और ये जो आपको दूसरा एक मॉलिक्यूल दिखा रहा है दैट इज द सीडी मॉलिक्यूल, जिसे आप क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशंस बोलते हैं। ये भी एक तरीके का रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि जाकर के इंटरेक्ट होने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जितने भी टी सेल्स होते हैं उन टी सेल्स के सरफेस पे दो चीज आपको दिखाई देगा, एक टी सी आर दैट इज टी सेल रिसेप्टर्स और एक सी डी मॉलिक्यूल। और ये सी डी मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो याद रखिए यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स के पास जो सी डी मॉलिक्यूल होगा वो 4 होगा और एम एच सी मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, दैट इज द सेकेंड होगा। जबकि यहाँ पे एम एच सी मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट होगा। इसको याद रखने का तरीका आप याद रखिए, टी एच, हाफ एच का मतलब हो गया हाफ, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हाफ का मतलब 2। जब भी किसी नंबर को आप हाफ करना चाहते हैं उसको आप डिवाइड 2 से करते हैं। तो हाफ से मतलब हो गया 2, तो यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल क्या करेगा, 2 काम करेगा। और अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब सी डी 4, एमएससी मॉलिक्यूल सेकेंड और टी एच सेल्स, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके क्या है, परफेक्ट हैं। और इस कॉम्बिनेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बखूबी पूछे जाते हैं और पहले पूछे भी गए हैं। आपको दे देगा कि करेक्ट पेयरिंग कराने के लिए कि कौन सा करेक्ट पेयर किया गया है। टी हेल्पर साल के साथ, हेल्पर सेल के साथ में आपको एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट, सेकेंड, सी डी मॉलिक्यूल 4 एंड 8, इस तरीके से सवाल आपको बना करके दिए जाते हैं। तो फॉर योर दैट इज डिफरेंशिएशन पर्पज के लिए आप यहाँ पे याद रखिए, जानकारी तो आपको होती है लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप मिस आउट कर जाते हो कि टी हेल्पर था या टी सी सेल्स था। तो उसको एक लिंक बना लीजिए, एच दैट इज द हेल्पर, एच मीन्स हाफ, और हाफ करने के लिए आप हमेशा 2 से डिवाइड करते हो। और अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, दैट इज 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे एम एस सी मॉलिक्यूल सेकेंड, सी डी मॉलिक्यूल 4 और टी हेल्पर सेल्स, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके सही है। बाकी आपका दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ये सी डी 8 है, ये एम एस सी मॉलिक्यूल फर्स्ट है और ये सी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, दैट इज द टीसी सेल्स है। तो टीसी सेल्स के साथ में एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट, CD4, CD8 मॉलिक्यूल, while in the case of T helper cells CD molecule 4 and MSC molecule second, ये इनके क्या है, कॉम्प्लेक्सेस है। नाउ दैट इज ब्लड। ब्लड के अगर कंपोजिशंस और कंपोनेंट की बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और कभी कभी इस क्लासिफिकेशन से सवाल आपसे पूछ दिया जाता है ये कौन सा सेल्स आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं, कौन से सेल्स आपके अग्रेनुलोसाइट्स हैं, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जो ब्लड है वो बेसिकली क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है और ब्लड के पूरे वॉल्यूम का लगभग 65% आपका क्या है, दैट इज प्लाज्मा होता है 65%, वाइल 45% क्या होगा, दैट इज द ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो दो कंपोनेंट से, दैट इज वन इज द प्लाज्मा, सेकेंड वन इज द दैट इज द सेल्स, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होंगी, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, सॉल्ट एंड वाटर। 70 to 90% आपका प्लाज्मा में क्या होगा, वाटर होता है। ब्लड सेल्स को इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कार्बोसेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। कार्बोसेल्स को दो कैटेगरी में, एरिथ्रोसाइट जिसे आप आरबीसी, ल्यूकोसाइट जिसे आप डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं।
तो ल्यूकोसाइट्स को फर्दर दो पार्ट में, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स जहाँ पे ग्रेनुल्स होते हैं, और ग्रेनुलोसाइट्स जहाँ पे ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके तीन सेल्स हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे, दैट इज द बी सेल्स एंड टी सेल्स एंड एनके सेल्स। तो सवाल आपसे यहीं से पूछ दिया जाता है कि बी लिम्फोसाइट सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। या तो आपको ये एग्जांपल दिया जाएगा ग्रेन्यूल्स का, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्लोसाइट्स, या आपके ये दिए जाएंगे दैट इज लिम्फोसाइट या बेसोफिल्स, इस तरीके से। तो क्लासिफिकेशंस का ये इमेज लगाने का पर्पज सिर्फ यही था कि आप इनके प्रिकर्सर सेल्स के बारे में जानते रहिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो आपके सेल्स जो ब्लड की कैटेगरी में थी उनको यहाँ पे इस तरीके से क्लासिफाई किया गया, और हमारा मेन फोकस है बी सेल्स, टी सेल्स और एनके सेल्स पे। तो बी सेल्स, टी सेल्स और एनके जो सेल्स है ये लिम्फोसाइट सेल्स के एग्जाम्पल है, और लिम्फोसाइट जो सेल्स है वो एग्जाम्पल किसका, दैट इज द अग्रेनुलोसाइट्स का। मतलब यहाँ पे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। ग्रेन्यूल्स का ना प्रेजेंट होना इसका मतलब इनको आप किसी डाई से स्टेन नहीं कर सकते हैं, और ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंट होना इसका मतलब उनके पास कुछ पोटेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कुछ एक्टिविटी में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा, बेसोफिल सेल्स अलग काम करता है, न्यूट्रोफिल्स अलग काम करता है, और एसिनोफिल्स भी अलग तरीके से काम करता है। आपके ब्लड में किस सेल्स का कितना परसेंटेज होगा यहाँ पर आपको थोड़ा दे दिया गया है, दैट इज व्हाट। एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल ब्लड में कितना होगा, आरबीसी का सेल्स मीन्स रेड ब्लड सेल्स का नंबर कितना होगा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को रखने का सिर्फ एक ही पर्पज है, कभी कभी आपसे कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर पूछ देता है। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं सेल्स के, उन कंपोनेंट्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे सवाल में पूछे जाते हैं। तो उन ऑर्डर को समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, और यहाँ पर आपको सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब दे रखा है, और परसेंटेज भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जो भी सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनके ऑर्डर्स को आप बना लीजिए। नंबर आपको यहाँ पे आसानी से सही से दे रखा है, ये नंबर में है या परसेंटेज में है। तो इनको एक ऑर्डर में आप बना लीजिए। एक ऑर्डर अगर आप बना लेंगे तो उससे आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कौन सी होती हैं और कम से कम सेल्स कौन सी होती हैं। तो कभी कभी आपसे इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है। ब्लड मैथमेटिकली आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। मींस ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो कभी कभी आपसे अगर प्लाज्मा पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, दैट इज ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। मतलब अगर ब्लड में से ब्लड के सेल्स को निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसे आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। नॉर्मली जो येलोइस पार्ट आपको दिखाई देता है लिक्विड, कहीं भी अगर आपको इंजरी हो जाए, कट जाए, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वहाँ पे एक येलोइस पार्ट हो जाता है। उसी येलोइस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल आता है दैट इज द सीरम। सीरम को आप कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है तो आप देखते हैं कि हाँ किसी को सीरम की भी जरूरत होती है। तो अगर ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर को अगर आप निकाल देते हैं, दैट मीन्स वो जो सीरम आप बैग में लेकर के जाते हैं वो कभी क्लॉट नहीं करता है, राइट। नॉर्मली अगर आप ब्लड को बॉडी से बाहर आप निकालेंगे तो क्या करेगा, क्लॉट कर जाता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, काम करना शुरू कर जाते हैं। हमारी बॉडी में नहीं होता क्योंकि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर को अगर ब्लड में से निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज सीरम बोलेंगे। नेक्स्ट दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ जो है वो कलरलेस ब्लड को आप क्या बोलते हैं, दैट इज लिम्फ बोलते हैं। तो ब्लड में से अगर आरबीसी सेल्स को रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसे आप क्या बोलेंगे, लिम्फ के नाम से जानते हैं। तो लिम्फ, सीरम, ब्लड एंड प्लाज्मा, ये चार वर्ड्स हैं जो कि बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं, और ये इंटरव्यू में बड़े अच्छे अच्छे लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि आप इन चारों को कैसे सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। आप यूपीएससी एग्जाम जब क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको इंटरव्यू जब होगा तो वहाँ इंटरव्यू में बहुत तगड़े वाले सवाल नहीं पूछे जाते। आपकी बेसिक जो फाउंडेशन होती है ना उनको चेकआउट किया जाता है कि आप कितना बेसिक को और कितने सिंपल वे में समझा सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लिम्फ को डिफाइन करने का, सीरम को, प्लाज्मा को और ब्लड को। आप आसानी से इसको समझ लीजिए, और आई थिंक ये वाला जो फॉर्मेट है आपको कभी भूलेगा नहीं, आप उसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सो आते हैं दैट इज नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी इंडिविजुअल्स में जो इम्यूनिटी है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी। अडाप्टिव इम्यूनिटी को आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इनेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि किसी भी चाइल्ड को उनके पेरेंट्स से बर्थ बिफोर से ही क्या किया जाती है, ट्रांसफर होती है, जेनेटिकल है, इनहेरिटेंट है। दैट मीन्स वो अपने पेरेंट्स से क्या कर रहा है, कैरी आउट कर रहा होता है। ऐसे इम्यूनिटी को आप इनेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये इम्यूनिटी जो होती है वो
नेचुरली है और इसमें कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है। दैट मीन्स ये कि हर डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स को मारने के लिए इनका एक ही पाथवे होता है और कॉमन रूट को फॉलो करते हैं। स्पेसिफिक अगर होता तो दी ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एंटीजेंस मॉलिक्यूल्स को किल आउट करने के लिए अलग अलग एंटीबॉडी या अलग अलग रूट को फॉलो किया जाता। सो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है कि स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब वैसे तो हमारी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से इक्विप्ड है, किसी भी चीज का एंट्री करना हमारी बॉडी में इम्पॉसिबल सा लगता है। हमारी अच्छे तरीके से पूरी क्यूटेनियस बॉडी होती है, पूरा स्किन है, पूरे हेयर्स है, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे पोटेंट आपके इन्वर्टर्स या पैथोजन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आपके नॉस्ट्रल से, आपके माउथ से, आपके ईयर से और आपके दैट इज आइज से, ये सारे जो पार्ट हैं यहाँ से क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। यहाँ से इंटर करने के बाद भी हमारे पूरे इस ट्रैक सिस्टम में आपको म्यूकस दिखाई देता है और ये म्यूकस जो होता है उनको ट्रैप करने का काम करता है। मतलब वो ब्लड में जाने से क्या करता है, हमेशा बैरियर लगे होते हैं, रोकने का काम करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के ब्लड में अगर एंट्री कर गया तो वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उस केस में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो एक तरीके का प्राइमरी क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और एक कॉमन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आपको रोकती है आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार के एंटीजन्स को आपकी बॉडी में एंटर करने के लिए, राइट। इससे आप प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये हो गया कि इनिशियली सबसे पहले प्रोवाइड यही कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी में किसी एंटीजन को रोकने से एंट्री नहीं, मतलब एंट्री नहीं दे रहा है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे ना ही कोई एंटीबॉडी होता है, ना ही यहाँ पे कोई प्लाज्मा सेल्स होती है, ना ही कोई यहाँ पे मेमोरी सेल्स होता है। तीन टाइप के बैरियर हमारी बॉडी में है और इन तीनों टाइप के बैरियर्स को मिला करके हमारी बॉडी अपने आप को इक्विप्ड करती है कि किसी भी पैथोजन से इंटरेक्ट या इनकाउंटर ना हो। और वो बैरियर आपके हैं फिजिकल, केमिकल एंड सेलुलर। और ये तीनों ही बैरियर आपकी इनेट इम्यूनिटी के क्या है, की कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल बैरियर में हमारा स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस है और हेयर है। नॉस्ट्रल्स में हेयर जो पाए जाते हैं वो भी इन पैथोजन पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करता है। हमारी जो ट्रैकिया है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, यहाँ पे भी जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है और म्यूकस है वो भी पैथोजन पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करता है। हमारी स्किन जो कि वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज फॉर द पैथोजन मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। हमारी स्किन जो है उस तरीके से बनाई गई है कि नॉर्मली आप उसके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी पैथोजन हमारे लिए तब तक हार्मफुल नहीं है जब तक कि वो हमारे ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। एक बारी अगर वो ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तब फिर हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी धीरे धीरे क्या होती है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमेशा बताया जाता है कि अगर जब तक आपकी बॉडी कटी नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे कोई इंजरी नहीं हुआ है, कहीं ब्लड अगर नहीं आया है, तब तक आप थोड़े सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिकल बैरियर जो कि जिसमें इन्वॉल्व होने वाले दो चीजें हैं, दैट इज स्किन, हेयर भी मेंशन आप कर लीजिएगा यहाँ पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन। केमिकल बैरियर्स में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जिनको कि आप एक्यूट फेज प्रोटीन बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले वन ऑफ द मेजर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लीवर सेल्स से बनती है। और ये सॉरी एक्विड फेज प्रोटीन और साइटोकाइंस, जैसा कि जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, तो साइटोकाइंस, एक्विड फेज प्रोटीन्स, ये सब केमिकल बैरियर होते हैं जो कि मतलब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स अगर आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है तो उनको न्यूट्रलाइज करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। इसके बाद है सेलुलर बैरियर। कुछ माइक्रोफाजल सेल्स या नेचुरल कलर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स भी आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन अगर इंटर कर गया है, मतलब इंटर करने से पहले तो ये लोग रोकेंगे, लेकिन अगर गलती से इंटर हो गया तो फिर ये काम आएंगे। अगर इनसे भी काम नहीं हो सका तो फिर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो 3 लेवल का यहाँ पे क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, फिजिकल, केमिकल एंड सेलुलर। और इन तीनों ही लेवल पे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। So innate immunity is not a specific in nature. It can't produces any antibody. That is, it doesn't have any B cells or T cells like in case of adaptive immunity. So this is called first line of defense. First line of defense का मतलब ये हो जाता है कि पहली बारी, मतलब फर्स्ट टाइम पे आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन अगर इंटर कर रहा है तो उसको इंटर करने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। सब लोग हैं कि
नेटवर्क डिस्टर्ब है। नहीं सर, है, ठीक है सर। यस सर है। आज नेटवर्क ठीक है। हाँ सर। नेटवर्क को भी ये एहसास हो गया कि 2 दिन ऑलरेडी हम लोग टाइम लॉस करके आए हैं। है ना। तो आज कोई डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। सो दूसरा जो पार्ट है दैट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको कि आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये पर्सन्स इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में अपनी बॉडी से क्या करता है, परसिस्ट करता है, मीन्स एक्वायर्ड करता है, इसलिए आप इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स ये पेरेंटल नहीं होता। पेरेंटल नहीं होने से मतलब यहाँ पे ये है कि इसको आप इस तरीके से समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के पेरेंट्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी तो उसके होने वाली बेबी चाइल्ड, मतलब जो भी चाइल्ड होंगे या जो भी बच्चे होंगे, उनका भी इम्यूनिटी बहुत अच्छा ही होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। रिवर्स भी ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई अगर पेरेंट्स बहुत ही वीक रहा हो, कोई बहुत कमज़ोर रहे हो, ऐसा भी ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा जो होगा वो उसकी इम्यूनिटी भी क्या होगी, कमज़ोर होगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यूनिटी है जो कि इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में प्रोक्योर करता है और अपनी लाइफ में बिल्डअप करता है, राइट। तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दो तरीके के, दैट इज नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। सो अडेप्टिव इम्यूनिटी किस तरीके से इनेट इम्यूनिटी से अलग है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए। अडेप्टिव इम्यूनिटी में वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनका प्राइम रोल यही होता है कि वो इस बात को स्क्रीन आउट करते रहते हैं कि कोई पार्टिकल आपकी बॉडी में बाहर से तो नहीं इंटर किया हुआ है। अगर ये बाहर का फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो ये तुरंत उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में इंटर कर चुका है। तो जितनी खुद की सेल्स होगी उनकी एक आइडेंटिटी है, उनके लिए मार्कर होते हैं, उन मार्कर को पहचानता रहता है वो, और वो मार्कर दूसरे वाली जो सेल्स होती हैं, बाहर वाली सेल्स, उन पे नहीं पाई जाती है। उसी के बेसिस पे ही वो उसे फॉरेन पार्टिकल जैसा ट्रीट करता है, मीन्स एज अ एंटीजन जैसा क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाला वो सिस्टम जो कि सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। ये वन ऑफ द की फीचर होता है किसका, दैट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी का, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले किसी भी एजेंट को या किसी भी पैथोजेंस को वो रिकॉग्नाइज करेगा और उसे ट्रीट करेगा एज अ फॉरेन पार्टिकल। हैज मेमोरी, जैसा कि आप देख रहे थे पहले, यहाँ पे जो सेल्स होंगी उनके पास मेमोरी वाली प्रॉपर्टी होती है, वो याद रखने की एबिलिटी रखते हैं, जैसा कि इनेट इम्यूनिटी में नहीं था। एंटीजन स्पेसिफिक ईच एंड डिफरेंट, मतलब जितने भी डिफरेंट काइंड्स के एंटीजन होंगे, कोई प्रोटीन होगा, कोई लिपिड होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई वायरस होगा, कोई फंगस होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, अलग अलग टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनते हैं। दैट्स वाई आप इनको बोल सकते हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। जबकि इनेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं था, वहां पे कुछ भी होगा उनका पाथवे वही एक ही है चलाने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि जितने डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन बन सकते हैं, उतने डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन के लिए एंटीबॉडी आपकी बॉडी क्या करती है, बनाना शुरू कर देती है। सो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जबकि इनेट इम्यूनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कॉमन पाथवे था, राइट। तो ये कुछ 4 मेजर प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी को और इनेट इम्यूनिटी को। जो की पॉइंट्स हैं समझने के लिए वो ये, इनेट इम्यूनिटी जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है, बर्थ से पहले से लेकर के ही रहता है, और ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, राइट। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो इंडिविजुअल्स की बॉडी का खुद का होता है, दैट मीन्स वो प्रोक्योर किया हुआ रहता है, और ये स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अडेप्टिव इम्यूनिटी मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी है देयर 2 आर्म्स। इनके पास 2 आर्म्स होते हैं और उन दोनों आर्म्स से ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नंबर पहला ह्यूमरल इम्यूनिटी, नंबर दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ से जो आपसे सवाल बनते हैं वो इनमें इन्वॉल्व होने वाले सेल्स को लेकर के, किस टाइप के एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में जाएगा तो ये वाला पाथवे चलेगा, किस टाइप का एंटीजन मॉलिक्यूल होगा जब ये वाला पाथवे चलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको कि आपको समझने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे ये फिगर आपको इन दोनों चीज़ों को समझाने में हेल्प करेगा। ह्यूमरल रिस्पॉन्स मीन्स ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इस सेल्स में, मतलब इस प्रोसेस में जो मेजर सेल्स इन्वॉल्व हो रही है दैट इज द बी सेल्स। बी सेल्स जब किसी भी
एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, तो उसके इंटरेक्शंस के बाद ये बी सेल्स क्या होती है, एक्टिवेट होती है और डिफ्रेंशिएट होती है। और डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या करेगा, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स बनाएगा और मेमोरी सेल्स बनाएगा। और यही प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या बनाते हैं, दैट इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बनाता है। और ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनेगा वो उस एंटीजन को क्या करेगा, इंगल्फ करके या उसे डिग्रेड करके या उसे न्यूट्रलाइज करके उसकी इम्पैक्ट को क्या करता है, नलीफाई करने का काम करता है। सो दिस पाथवे इज नोन एज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपने देखा कि जो मेजर रोल है किसका, दैट इज द बी सेल्स का। तो बी सेल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला, सबसे ज़्यादा क्या इन्वॉल्व होने वाला की सेल्स होता है। इसी के फर्दर डिफ्रेंसिएशन होने से प्लाज्मा सेल्स बनती है और प्लाज्मा सेल से क्या बनेगा, दैट इज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि दूसरा जो पार्ट है आपका सेलुलर रिस्पॉन्स या सेलुलर इम्यूनिटी, उस केस में क्या होगा कि कोई एंटीजन मॉलिक्यूल जो कि एमएससी मॉलिक्यूल से पहले ही क्या किया हुआ था, कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, मींस एमएचसी प्लस एंटीजन मॉलिक्यूल्स अगर ये बाइंड करेंगे किससे, दैट इज टी सेल रिसेप्टर से, तो ये टी सेल रिसेप्टर्स क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद डिफ्रेंशिएट करेगा। डिफ्रेंशिएट करेगा दो प्रोसेस में, मीन्स दो सेल्स में, जिसको कि आप टी हेल्पर सेल्स बोलते हैं और टीसी सेल्स बोलते हो। अगर वो एंटीजन मॉलिक्यूल्स नॉर्मल रहा, मतलब उसकी पोटेंसी बहुत कम रही, तो ये टीसी सेल्स जो होती है उसे किल कर देती है, फर्दर कोई प्रोसेस नहीं चलता वहां पे। लेकिन अगर वो एंटीजन मॉलिक्यूल्स का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा रहा कि टीसी जो सेल्स है वो उसे किल नहीं कर पाया, तो उस केस में टी हेल्पर सेल्स क्या करेगा, इन्वॉल्व हो जाता है। और टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, बेसिकली साइटोकाइंस को बनाएगा और साइटोकाइंस यहाँ पे जब रिलीज होगा तो जाएगा कहाँ पे, दैट इज द बी सेल्स के पास, मतलब यहाँ पे। तो ये बी सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और फिर से पूरी प्रोसेस क्या होगी, चल जाएगी। तो मतलब एक्टिवेट होकर के डिफ्रेंशिएट होगा और एंटीबॉडी बनाएगा, तब जाकर के एंटीबॉडी उसको क्या करेगा, किल करेगा। तो सेलुलर रिस्पॉन्स में या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, टी सेल्स का भी और बी सेल्स का भी। उन दोनों पाथवेज को या दोनों सेल्स को इन्वॉल्व करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या, दैट इज द साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का यहाँ पे मेजर रोल प्ले होता है। मतलब जो टी सेल्स है अगर वो इनकैपेबल है उस एंटीजन मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करने में, उस केस में ये टी जो हेल्पर सेल्स होती है वो साइटोकाइंस बनाएगा और ये साइटोकाइंस जाकर के फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करता है और बी सेल्स तब फिर क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी बना करके उस एंटीजन को किल करने का काम करेगा। तो जब टी सेल्स और बी सेल्स दोनों ही इन्वॉल्व हो तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक टाइप है। और अगर सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो उस केस में आप उसको बोलते हैं दैट इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी या ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। So this is the difference between the humoral and cell mediated immune responses which are the part of adaptive immunity। तो यहाँ पर आपने देखा और होपफुली कि आप इसको समझ भी गए होंगे। इसको थोड़ा डिटेल में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे किस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ में ये भी समझेंगे कि कब किस टाइम पे, पिछले स्लाइड पे जाते हैं, ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रखा है आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए कि किस कंडीशंस में आपकी बॉडी में ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स चलेगा, किस कंडीशन में ये वाला चलेगा। नॉर्मली जब कोई सॉल्युबल प्रोटीन होती है, कैसी, सॉल्युबल एंटीजन या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंटीजन जो होंगे वो कैसे होंगे, दैट इज प्रोटीन नेचर के। सॉल्युबल जब एंटीजन होगा तो उस टाइम पे आपकी जो बी सेल्स होती है वो एक्टिवेट होती है, मतलब रिस्पॉन्स कैसा चलेगा, दैट इज द हीमोरल रिस्पॉन्सेस चलेंगे। सॉल्युबल कौन होगा, जो कि नॉन लिपिड नेचर के होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिपिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे या लिपिड डेरिवेटिव्स होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। सो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल या वायरसेस, ये सब जो होते हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी में कौन सा रिस्पॉन्स चलाएंगे, दैट इज द सेलुलर रिस्पॉन्स मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो एंटीजन के नेचर के बेसिस पे हमारी बॉडी का कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा ये डिसाइड होता है। अगर एंटीजन का नेचर सॉल्युबल है, प्रोटीनियस नेचर का है, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या चलेगा, ह्यूमरल रिस्पॉन्स चलेगा। और अगर एंटीजन मॉलिक्यूल्स का नेचर इनसॉल्युबल है, अदर देन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, तो उस टाइम पे क्या चलेगा, दैट इज द सेलुलर रिस्पॉन्स चलेगा। सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी में दोनों सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। अगर आपके पास ये पीडीएफ नोट्स है तो उसको प्लीज़ आप लिखते रहिए कहीं पे, यहीं जहाँ कहीं पे फिगर है आपका कि यहाँ पे टी सेल्स भी इन्वॉल्व होगा प्लस बी सेल्स भी इन्वॉल्व होगा।
जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इस तरीके से आप उसको समझते चलिए। यहाँ पे ये जो फिगर है होपफुली कि आप लोगों को सबको दिख भी रहा होगा, ये एंटीजन का बॉक्स है जहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये फॉरेन प्रोटीन है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स हैं या फंगस हैं। किस तरीके से आपकी बॉडी में सेल मीडिएट इम्यूनिटी चल रही है और क्या उसका मॉलिक्यूलर लेवल होगा, यहाँ पे फिगर से आपको समझाया जा रहा है। इनिशियली अगर आपकी बॉडी में इन एंटीजन में से कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, इंटरेक्ट हो जाता है, मीन्स एंटर कर जाता है, तो एंटर करने के बाद क्या होगा, जो टी हेल्पर सेल्स होंगे और टी सी सेल्स होंगे वो दोनों किस तरीके से चलेंगे आप यहाँ पे देखिए। पहले इसको समझते हैं इस वाले प्रोसेस को। टी हेल्पर सेल्स के पास जो सेल पे सरफेस है दैट इज टीसीआर, और ये जो आपके सीडी मॉलिक्यूल है, बताइए यहाँ पे कौन सा सीडी मॉलिक्यूल होगा। ये जो लाइट ब्लू फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये सीडी मॉलिक्यूल है। तो टी हेल्पर के पास कौन सा सीडी मॉलिक्यूल होगा बताइए। CD4 सर, CD8 वेरी गुड, CD8। कौन बताया ये? सर, साक्षी। CD4 सर। CD4 भी होगा और CD8 भी होगा। वेरी गुड, यही कंफ्यूजन हो गया टी हेल्पर सेल्स में। साक्षी आप मुझे ये बताइए, मैं इतनी देर से ये समझा यस रहा था सर। कि H मतलब हाफ, जी जी हाफ का सर। मतलब आप इसे 2 से हाँ डिवाइड जी करोगे सर। तो ये 4 आएगा, राइट। यस सर। तो यहाँ पे अगर MSC मॉलिक्यूल सेकंड दिख रहा है तो इसका मतलब CD क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी हाँ सर। जी, तो यहाँ पे क्या होगा, CD4 और यहाँ पे CD8, ठीक है। 8। जहाँ पे MSC मॉलिक्यूल फर्स्ट दिखाई दे वहां पे CD8, जहाँ पे MSC मॉलिक्यूल सेकंड दिखाई दे वहां पे CD4। क्लियर है। तो टी हेल्पर सेल, MSC मॉलिक्यूल सेकेंड, CD4, ये तीनों एक साथ में रहेंगे। TC सेल्स, CD मॉलिक्यूल 8 एंड MSC मॉलिक्यूल फर्स्ट, ये तीनों क्या रहेंगे, एक साथ में रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं और पढ़े पढ़ाई टॉपिक से भी क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि जब भी कोई इंटीरियर मॉलिक्यूल्स जो कि इनमें से कुछ भी है, सॉरी, ओके। सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जब ये इंटीरियर मॉलिक्यूल्स जो कि बैक्टीरिया है, अगर ये एंटर कर गया है तो आकर के पहले क्या करेगा, MSC मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, मतलब MSC मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। अगर टी हेल्पर सेल है तो MSC मॉलिक्यूल सेकंड होगा। MSC मॉलिक्यूल सेकंड होने के बाद ये टी सेल्स क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या बनाएगा, साइटोकाइंस बनाएगा। ये जो आपको ब्लू ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है सर्कल में, ये सब क्या है आपके, दैट इज द साइटोकाइंस है। और ये साइटोकाइंस, ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है आगे वाले स्लाइड पे आपको दिखेगा, ये जाकर के बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये जो पूरा पाथवे आप देख रहे हैं, ये इधर से अगर आप देखेंगे तो ये सेल मेडिएटेड में इन्वॉल्व होने वाला पाथवे है जो कि जाकर के बी सेल को एक्टिवेट करेगा। दूसरा जो पार्ट है, आर्म है, वो कौन सा, दैट इज द साइटोटॉक्सिक सेल्स का। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये बैक्टीरिया अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है MSC मॉलिक्यूल फर्स्ट के साथ में, तो यहाँ पे TC जो सेल्स होगी वो क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और एक्टिवेट होने के बाद ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बनाता है जो कॉम्प्लेक्सेस जाकर के उस सेल्स को मारने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाले दोनों जो सेल्स हैं, दैट इज द TC सेल्स और टी हेल्पर सेल्स, वो किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या एंटीजन पेंडिंग जो सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स का, CD4 मॉलिक्यूल्स का और MSC मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको फिगर में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये टी सेल्स का रिसेप्टर है, ये CD मॉलिक्यूल है, और ये आपके क्या है, दैट इज द MSC मॉलिक्यूल है। तो हमेशा एंटीजन जो होगा वो MSC मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ होगा, इसलिए आप उसको टर्सरी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये फिगर जो कि आपको बी सेल्स से इन्वॉल्व होने वाला, जिस फिगर की मैं बात कर रहा था, ये नीचे आपका एरो है, ये साइटोकाइंस आकर के अब यहाँ पे बी जो सेल्स है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो बी सेल्स इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू द एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। जैसे इस पाथवे को आकर के एक्टिवेट करेगा, ये प्लाज्मा सेल्स से बन जाएगा, और प्लाज्मा सेल्स जो होगी एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को किल करने का काम करता है।
ये जो पार्ट है आपको दिखा रहा है दैट इज द बी सेल रिस्पॉन्सेज को, इसके ऊपर वाला जो पार्ट था वो किसका था, दैट इज द सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज को। यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, इससे सवाल आपके लास्ट वाले एडवर्टाइजमेंट पे आया हुआ था, मतलब 50 वाले में, इनमें से यही पूछ दिया गया था कि ये कौन से सीडी मॉलिक्यूल्स का मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही एक मार्कर के रूप में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे ऐसे नाम दे करके पूछ दिया जाता है कि कौन से सेल्स से पाई जाती हैं। तो इस टेबल में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसका आप समझिए। यहाँ पे CD का टाइप दे रखा है, इनके फंक्शन दे रखे हैं, बी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, TC सेल्स और NK सेल्स। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव साइंस है मतलब प्रेजेंट है, जहाँ पे नेगेटिव साइंस का मतलब एब्सेंट है। CD2 मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या काम करेगा, यहाँ पर आपको लिख रखा है, ये एडहेसिव मॉलिक्यूल है, सिग्नल ट्रांसफर में काम करेगा। हमारा कंसर्न ये नहीं है, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपसे यही सवाल पूछे जाते हैं। बी सेल्स पे नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। ये टी हेल्पर सेल्स पे मिलेगा, TC सेल्स पे मिलेगा और NK सेल्स पे भी मिलेगा। CD3 यही मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर, आप क्लास खत्म होने के बाद चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये आपके टी हेल्पर सेल्स में और TC सेल्स में है, जबकि ना तो बी सेल्स में है ना ही आपका NK सेल्स में है। तो ये मार्कर है, मतलब CD मॉलिक्यूल है और कौन से सेल से प्रेजेंट होंगे, ये इनका एक टेबल है। इस टेबल में आपको कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और उन चीज़ों के बेसिस पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे CD3, CD4, CD5, CD8 जो मॉलिक्यूल दे रखा है, CD4 का, CD8 का तो आपको याद ही है कि MSc क्लास फर्स्ट और सेकेंड में पाया जाएगा, और चूंकि ये टी हेल्पर सेल्स पे होता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों को तो आप छोड़ ही दीजिए, बाकी ये 3, 2, 5 इस सभी को एक बार आप देख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। ये साइकिल आपको बता रहा है कि जब कोई भी बी सेल्स, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है, ये बी सेल्स जब किसी एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं होती है तो उसका क्या कंडीशन होता है। ये काफ़ी छोटी साइज की होती है, और ऐसी बी सेल्स जो किसी भी एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं हुई होती है उसको बी नेव सेल्स के नाम से जानते हैं, NAIVE, जो कि न्यू होती है, विदाउट इंटरेक्टिंग ऑफ एनी एंटीजन। ऐसी सेल्स जो कि किसी एंटीजन से अब तक इंटरेक्ट नहीं हुई है उसको या नेव बी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली जब तक कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर नहीं किया हुआ है तो ये बी सेल्स जो होती है सेल साइकिल के G0 फेज में क्या करती है, रेस्ट करती रहती है। सेल साइकिल आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होता है। जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन अगर एंटर करेगा और एक्टिवेट होगा तो उस कंडीशन में ये G0 जो फेज है यहाँ से निकल कर कहाँ पर आएगा, दैट इज द G1 फेज में। मतलब अब ये इंटर फेज में क्या करेगा, इंटरेक्ट कर जाएगा। G1 फेज में यहाँ पर जीन सारे एक्टिव होंगे। S फेज में आकर क्या होगा, DNA का सिंथेसिस होगा, और इसके बाद M फेज में क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। और जब डिवीजन होगा तो क्या बनाएगा, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स, और क्या बनाएगा, मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा जो सेल्स होगी वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। ये फिगर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और क्यों आपको इतना टाइम दे रहा हूँ समझाने के लिए, सवाल आपसे ये पूछा गया हुआ है कि जो बी सेल्स जब एक्टिवेट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ, एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ कि जो कि अभी वो सॉरी नॉन फंक्शनल स्टेट में पड़ा हुआ था, अब वो फंक्शनल स्टेट में आ चुका है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्टिवेशन। तो एक्टिव होने के लिए उसका डिवीजन होना जरूरी होता है। तो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि बी सेल्स का डिवीजन सेल साइकिल के किस फेज में होता है। तो सवाल यहाँ पे घूम जाता है दिमाग में कि यार किसी सेल्स को स्पेसिफिक तो पढ़ाया नहीं गया कि डिवीजन किस सेल्स में होगा, DNA पढ़ा दिया गया, प्रोटीन पढ़ा दिया गया। तो आप ये याद रखिए, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी सेल का डिवीजन हमेशा कहाँ पे होगा, M फेज में ही होगा, क्योंकि M फेज ही क्या है, माइटोटिक फेज है। चाहे वो बी सेल्स हो चाहे वो टी सेल्स हो, सब के सब डिवाइड कहाँ पे होंगे, यहीं पे होंगे। तो ये बी सेल्स के साइकिल, बी सेल्स के डिवीजन का साइकिल है कि G0 फेज में कब रहेगा, M फेज में कब आएगा, G2 फेज में कब जाएगा, S फेज में कब जाएगा। ये चारों फेजेस आपको यहाँ पे बी सेल्स के दिखाए गए। तो यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं, इसलिए फिगर आपको मैंने बता दिया, और नेव सेल्स का क्या मतलब होता है उसको भी आपने यहाँ पे समझ लिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस है। एपोप्टोसिस आपको पढ़ा चुका हूँ, कभी कभी आपसे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंसेस पूछ दिए जाते हैं। तो जब किसी सेल्स को पूरी तरीके से प्रोग्राम करके मारा जाए, मतलब प्लानिंग करके मारी जाए, उस मारने की प्रोसेस को आप बोलते हैं एपोप्टोसिस। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उसे आप बोलते हैं दैट इज द नेक्रोसिस। जैसे प्लांट में कोई एक इंजरी हो जाए या आपकी बॉडी में कहीं कोई चोट लग जाए, तो उस चोट के लगने से जो आपकी सेल्स मरी वो सब क्या है, नेक्रोसिस का पार्ट है।
जबकि आपकी बॉडी में रेगुलर जो सेल्स का रिसाइकलिंग हो रही है, डेथ जो हो रहा है वो सब क्या है, आपके एपोप्टोसिस की प्रोसेस है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में बेसिक जो डिफरेंसेस है वो आपको यही समझिए कि एक एक्सीडेंटल केस है जो कि बगैर इच्छा के होती है, और एक नेचुरल डेथ है जो कि इच्छा के बगैर, मतलब इच्छा के बगैर होती है, मतलब वहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको दोनों मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाया जा रहा है कि नेक्रोसिस की प्रोसेस क्या है और एपोप्टोसिस की प्रोसेस क्या है। नेक्रोसिस के केसेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और एपोप्टोसिस की प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि आप जूलॉजी का एग्जाम देने जाने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसलिए आपको डिफरेंट फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, उन फाइलम के मेंबर्स में किस टाइप की इम्यूनिटी चलेगी, इम्यूनिटी होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन सा होगा, ये आपको टेबल इंफॉर्मेशन देके जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस टेबल में क्या दे रखा है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप दे रखा है, इनेट इम्यूनिटी, अडाप्टिव इम्यूनिटी या इन्वेसिव इम्यूनिटी, या फिर फैगोसाइटोसिस, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, टी एन बी सेल्स एंड एंटी बॉडी। यहाँ पर आप देखेंगे तो हायर प्लांट्स में कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि क्या प्लांट की बॉडी में भी एंटीबॉडी बनता है, या प्लांट के पास भी कोई इम्यूनिटी होती है जस्ट लाइक एनिमल सेल्स, क्योंकि वो भी एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आता है। तो क्या प्लांट को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, क्या प्लांट को कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई फंगस इन्फेक्ट नहीं करता, अगर करता है तो फिर वो अपने आप को कैसे बचाता है, क्या वहाँ पे भी कोई इम्यून सिस्टम पाए जाते हैं? अगर मैं सवाल ये आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ तो आप लोग क्या जवाब देंगे? यस सर, इन्फेक्शन होता है सर। इम्यून सिस्टम होता है? हाँ सर, इम्यून सिस्टम होता है सर, और उस पर जो बैक्टीरिया और वायरस भी अटैक करते हैं। चलिए, वीरेंद्र ने अपना आंसर दे दिया कि जस्ट लाइक एनिमल मतलब जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स हैव देयर ओन ऑल्सो देयर ओन इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो बताइए बाकी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? क्या प्लांट के पास भी हम लोगों के तरीके से या हम लोगों के जैसा इम्यून सिस्टम पाया जाता है? बताइए प्रीति, प्रिया, रूप एंड साक्षी। डिफेंस सिस्टम तो होता है प्लांट्स के पास भी। हाँ, वही एज जो हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम है, उनके पास डिफेंस सिस्टम है। ओके। यस सर, सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज के थ्रू वो करते हैं। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसीलिए तो होते हैं उसके पास। वेरी गुड। और कोई अच्छा लगा जान करके, इन्फॉर्मेशन मिला आप लोगों से कि हाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो। ओके, और कोई? प्रिया एंड साक्षी। ओके, आई थिंक प्रिया और साक्षी इंटरेस्टेड नहीं है इन सवाल में, क्योंकि क्लास जूलॉजी का है और मैं क्वेश्चन बॉटनी से पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्रिया बताइए, सेकेंडरी मेटाबोलाइटी में भी। कुछ बताना जी सर। कुछ बताना चाह रही हैं? सर वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू वो अपने आप को डिफेंड करता है। ओके, मतलब आप सब लोग इस जी बात से हाँ। एग्री करते हैं कि प्लांट के पास भी डिफेंस सिस्टम होता है, बट नॉट लाइक एनिमल्स, राइट? यस मतलब ओके, एडवांस लेवल पे नहीं आते होता। हैं टॉपिक पे। मतलब जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम देखने को मिलता है, वैसा वहाँ पे इम्यून सिस्टम नहीं होता है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे भी होते हैं, राइट? हमारी बॉडी में जैसे ग्लैंड्स या टिश्यूज या सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी बॉडी भी अपने आप को इन्वाइडर्स मीन्स पैथोजन से डिफेंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज उनकी भी बॉडी, उनका भी ग्रोथ हैम्पर कर जाएगा। उनमें डिफेंस करने का तरीका अलग होता है, और वहाँ पे ऐसा कुछ एंटीबॉडी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कुछ पोटेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बेसिकली उनको डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी अच्छा है, पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर कभी बॉटनी की क्लास आप लोगों के साथ में हुई तो डेफिनेटली इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए आपको हायर प्लांट्स ले रखा है। हायर प्लांट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी होती है उसे इनेट इम्यूनिटी नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे पाया जाता है, राइट? अडाप्टिव इम्यूनिटी जहाँ पे एंटीबॉडी बनता है वो यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे नहीं पाया जाता है।
सो मतलब आप इस टेबल से ये बता सकते हैं कि प्लांट के केस में कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, लेकिन डिफेंस होता है वहाँ पे, और डिफेंस करने के लिए कोई स्पेसिफिक इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती हैं। जस्ट लाइक इन्नेट इम्यूनिटी जैसा वहाँ पे भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स मतलब उनकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड बनते हैं जिनके पास एंटी माइक्रोबियल क्या होती है, एक्टिविटी होती है। फाइगोसाइटिक सेल्स वहाँ पे नहीं होता, इसलिए वहाँ पे फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है। पैटर्न रिकॉग्निशन, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी अपनी बॉडी के सेल्स को और फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन सेल्स को पहचानने की एबिलिटी रखते हैं, जस्ट लाइक हम लोगों की बॉडी से। ग्राफ्ट रिजेक्शन ये प्रोसेस नहीं होती, यहाँ पे माइनस है। टी एन बी सेल्स ये भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी माइनस है। एंटीबॉडी भी नहीं बनता है। तो मतलब इस टेबल के एक लाइन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि प्लांट की बॉडी के पास डिफेंस करने का तो सिस्टम होता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना करके एंटीजन्स को किल किए जाते हैं, अडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, वैसा कुछ भी वहाँ पे पाया जाना नहीं होता है। आते हैं एनिमल किंगडम पे, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स में पोरीफेरा है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, और वर्टिब्रेट्स में फिर यहाँ पे है। तो पोरीफेरा के मेंबर्स में अगर आप देखेंगे तो नॉन स्पेसिफिक है। ये सवाल पिछले बार के क्वेश्चन से पूछा गया था। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन से टाइप के मेंबर में देखने को मिलता है, तो आप इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इनेट इम्यूनिटी टाइप का दिखेगा, बाकी सब पे क्वेश्चन मार्क है। ग्राफ्ट रिजेक्शन यहाँ पे भी होता है, मतलब अगर इनकी बॉडी का सेल्स कहीं और अगर लगाएंगे या दूसरे पार्टिकल का दूसरे सेल्स लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। एनालिडा है, अर्थवॉर्म, यहाँ पे भी इनेट इम्यूनिटी देखने को मिलेगा, बाकी सब पे क्वेश्चन मार्क है। रिजेक्शन यहाँ पे भी होगा। आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स है, क्रस्टेशियंस, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। फैगोसाइटोसिस होती है, इनेट इम्यूनिटी होता है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होगा, और पैटर्न रिकॉग्निशंस भी होंगे। बाकी अगर वर्टिब्रेट्स की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो ये है, दैट इज़ एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया में आप देखिए लगभग जो प्रॉपर्टी मैमल्स में है वो सारी प्रॉपर्टी आपको एम्फीबिया में भी देखने को मिल रहा है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में दो चीज़ें यहाँ पे अनकॉमन मिस क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, वो कौन से, दैट इज़ द एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। ऑलमोस्ट जितने भी कॉर्डेटा के 5 जो फाइलम है, मतलब जो क्लासेस है, एम्फीबिया, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिशेस को छोड़ दिया जाए तो बेसिकली आपके एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स एंड मैमल्स, इन चारों में जो प्रॉपर्टी है लगभग सेम है, मतलब कि इन सभी की बॉडी में भी वैसा ही चीज़ होता है जैसा कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एंटीजन, जो कि पूरे इम्यून सिस्टम का या इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड मॉलिक्यूल होता है। पूरी इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी इसी एंटीजन मॉलिक्यूल पे क्या है, टिकी हुई है। इसी के होने से ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसी के होने से ही एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। सो कोई भी एक ऐसा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद बिहेव करे कि वो फॉरेन पार्टिकल है, आपकी बॉडी उसे फॉरेन पार्टिकल जैसा रिकॉग्नाइज करे, और उसके इंटर कर जाने से आपके बॉडी में पाए जाने वाले जो दैट इज इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे बी सेल्स या टी सेल्स, ये क्या हो, एक्टिवेट होना शुरू हो जाए, और उसको उसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। उन मॉलिक्यूल्स को आप एंटीजन के नाम से जानते हैं। इनका नेचर कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकते हैं, कोई वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एटसेट्रा। एंटीजन एक बड़ा टर्म है, उसको थोड़ा स्पेसिफाई किया जाता है दो टर्म्स में। एक पहला टर्म दिया गया दैट इज द इम्यूनोजेनिसिटी। सो इम्यूनोजेनिसिटी को डिफाइन करने के लिए बताया जाता है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एक ऐसी एबिलिटी जो कि इंड्यूस करे ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज को, उस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को आप इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी सेल्स के साथ में जब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, बाइंड करेगा, सो इफेक्टर बी सेल्स बनेगा और प्लस मेमोरी बी सेल्स बनेगा। इफेक्टर जो बी सेल्स होगी वो क्या करेगी, प्लाज्मा सेल्स को बनाएगी, और प्लाज्मा जो सेल्स होगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडी को बना करके उसे किल करेगा। और अगर टी सेल्स से इंटरेक्ट होगा तो टी सेल्स प्लस एंटीजन, इफेक्टर टी सेल्स बनेगी और मेमोरी सेल्स बनेगी। यहाँ पे ये चीज़ आप देखिएगा कि टी सेल्स के साथ में भी मेमोरी सेल्स लिख रखा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि टी सेल्स कभी कभी मेमोरी सेल्स बनाने का काम कर सकती है, बट उसकी प्रॉपर्टी में नहीं है। इस पे इस तरीके से आप अलर्ट कर लीजिएगा। Memory cells formation in case of T cells is not a regular property, but sometimes it can. So दूसरा है दैट इज एंटीजेनिसिटी। सो एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी में बड़ा डिफरेंसेस पूछा जाता है।
Antigenicity is the ability to combine specifically with the final product of the above responses. मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल्स की वो एबिलिटी जो कि इसको एक्टिवेट तो ना करे, लेकिन एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स इफेक्टर टी सेल्स या बी सेल्स, इनसे जाकर के कंबाइन कर सके, उस एबिलिटी को आप एंटीजेनिसिटी के नाम से जानते हैं. सो एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी दोनों का डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया और ये एग्जाम में सवाल आपसे बनाता है, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस. मतलब जितने भी इम्यूनोजेंस होंगे वो सब के सब एंटीजन जैसा काम करेंगे, लेकिन सारे एंटीजन मॉलिक्यूल्स इम्यूनोजेन जैसा काम नहीं करेंगे. ऐसा सत्य नहीं है. मतलब ये कि एंटीजन जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जो एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी है, वो ये सिर्फ यही बताती है कि वो ऑलरेडी जो एक्टिवेटेड बी सेल्स या टी सेल्स होते हैं उससे जाकर के वो कंबाइन कर सकता है. उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो बी सेल्स को या टी सेल को एक्टिवेट कर सके. ऐसा काम वो नहीं कर पाएगा. तो जिस मॉलिक्यूल्स के पास बी सेल्स एज वेल एज टी सेल्स दोनों में से किसी को भी एक्टिवेट करने का एबिलिटी हो और उसके साथ में बाइंड भी करे, उसको आप बोलोगे दैट इज द इम्यूनोजेन, और उसकी इस प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे दैट इज द इम्यूनोजेनिसिटी. जबकि वो मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटेड बी सेल्स से, जो कि पहले से एक्टिवेट हुआ है, उससे जाकर के बाइंड कर सके, उसको आप बोलोगे एंटीजन मॉलिक्यूल, और उसके इस प्रॉपर्टी को एंटीजेनिसिटी के नाम से जाना जाता है. एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे लिख रखा है दैट इज हेप्टेन. एक ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंटीजन है. एंटीजेनिक मतलब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी तो है लेकिन इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है. मतलब अगर अकेला हेप्टेन को आपकी बॉडी में डाल दिया जाए तो ये आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कोई एक्टिवेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा उस टाइम पे जाकर हेप्टेन क्या करेगा, बाइंड कर सकता है. अभी आगे आप देखेंगे भी कि हेप्टेन को जब किसी एक कैरियर प्रोटीन के साथ में कंबाइंड किया गया तब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से बिहेव करती है. तो एंटीजन मॉलिक्यूल्स के कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है या कौन कौन से वो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है उनका, दैट इज द इम्यूनोजेनिसिटी. फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस इम्यूनोजेनिसिटी. तो नंबर पहला है, 4 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? नंबर पहला दैट इज द फॉरेननेस, दूसरा मॉलिक्यूलर साइज, तीसरा केमिकल कंपोजिशन, चौथा कॉम्प्लेक्सिटी. ये 4 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि कौन सा एंटीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा पोटेंट होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा. फॉरेननेस का मतलब ये हुआ कि जिस स्पीसीज में, जैसे सपोज कीजिए हम लोग क्या है, दैट इज ह्यूमन बींग्स, मीन्स हमारा जो फाइलम है वो क्या है, दैट इज द मैमल्स मान लीजिए. तो मैमल्स के मेंबर्स में, मैमल्स के किसी भी मेंबर्स अगर आप प्रोटीन डालेंगे तो वो उसके लिए कम एंटीजेनिक होगा. लेकिन अगर आप कोई उससे दूर वाले फाइलम का, लाइक सिलेंटेटा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एल्सेलमिन्थीस, अगर इन सभी का डालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पोटेंट होगा. तो किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए कोई एंटीजन मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा एज एंटीजन काम कर सकता है, ये डिपेंड करेगा उसका क्या, दैट इज द रिलेशन, कि वो कितना ज़्यादा दूर का है. दूर से मतलब उसकी डाइवर्सिटी फाइलम में कितनी ज़्यादा है. सेम स्पीसीज के 2 इंडिविजुअल्स की बॉडी का अलग अलग प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में कम काम करेगा, जबकि एक अगर अलग तरीके का, जैसे आप देखिए जितना भी डिजीज हम लोगों को होता है वो लगभग सबके सब कहाँ से आता है, प्रोटोजोआ से, पोरीफेरा से, इन सारी चीज़ों से आता है, क्योंकि इन सब में डाइवर्सिटी मतलब हमारे और उनमें बहुत ज़्यादा दूरी है, दैट मीन्स फॉरेननेस है. तो उनके मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के लिए एज ए ज़्यादा एंटीजन का काम करते हैं. तो फॉरेननेस से मतलब यहाँ पे यही हुआ, उनके जो टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी है वो कितना नियर बाई में है और कितना डिस्टेंस में है. तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि मैमल्स फैमिली के किसी भी मेंबर का प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए लेस इम्यूनोजन हो सकता है एज कंपेयर टू दैट इज द अदर फाइलम्स के. जैसे मान लीजिए यहाँ पे होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है क्या है, दैट इज मान लीजिए हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, राइट. और ह्यूमन बींग्स की बॉडी में अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि कोई एंटीजन मॉलिक्यूल है दैट इज ए और कोई एंटीजन मॉलिक्यूल दैट इज द बी. ये मान लीजिए अगर आपका लिया गया है दैट इज द फाइलम पोरीफेरा से और ये लिया गया है दैट इज द एम्फीबिया से. तो इन ए और बी को अगर दोनों को ही क्या किया जाए, बॉडी में इंजेक्ट कराया जाए, तो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स कौन देगा, ज़्यादा एक्टिवेट कौन करेगा? तो क्या आंसर आप बताएंगे? सर ए, पोरीफेरा. ए. वाई? बिकॉज पोरीफेरा मेंबर्स की डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमिकली क्या है, ज़्यादा है. एम्फीबिया जो कि मैमल्स के पार्ट में, मतलब मैमल्स के फाइलम में आने वाला क्लास है,
जबकि पोरीफेरा क्या है, एक अलग फाइलम ही है, राइट। तो इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं फॉरेननेस को। दूसरा है मॉलिक्यूलर साइज, वन ऑफ द की फैक्टर है। बताया जा रहा है कि बेसिकली अगर किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स को एज अ इम्यूनोजेन काम करना है तो उसकी मिनिमम जो वेट है वो इतनी होनी चाहिए, राइट। मतलब 1,00,000 डाल्टन होना चाहिए अगर बढ़िया टाइप का है तो लगभग इतने से लेकर कितने 20 का हो तो ज़्यादा ठीक है। 5,000 से अगर कम का होगा तो वो मॉलिक्यूल्स एज अ इम्यूनोजेन काम नहीं करेगा। तो 5,000 से लेकर के 1,00,000 डाल्टन तक का, मतलब 10 से मतलब उतने से लेकर कितने 20 तक का अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो बेसिकली बेहतर तरीके से क्या करेगा, काम करेगा एज अ इम्यूनोजेन का। केमिकल कंपोजिशन में लाइक एस लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और एंजाइम्स है, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा किसी भी सोर्स से आए हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नेचर प्रोटीनियस होगा वो ज़्यादा हमारे लिए क्या होंगे, एज अ एंटीजेनिक काम करेंगे। और प्रोटीन में भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है, इससे स्ट्रक्चर को लेकर के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इनहिबिटरी काम करेंगे वो टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो मतलब अगर आपसे एग्जांपल में दे दिया जाए कि यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल है और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीजेनिसिटी का नेचर का क्या नेचर होगा तो आप याद रखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा, देन इसके बाद कार्बोहाइड्रेट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, लिपिड होगा। और अगर स्ट्रक्चर का लेवल दे करके पूछा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो आप याद रखिए टर्सरी और क्वाटरनरी विल बी द हाईएस्ट और मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजन। तो इस तरीके से किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स का जो फॉरेननेस है, मॉलिक्यूलर साइज है, केमिकल कंपोजिशन है या कॉम्प्लेक्सिटी है, ये डिसाइड करेगा उसके इम्यूनोजेनिक नेचर को। यहाँ पे एक टर्म आया दैट इज द एडजुवेंट। ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा मटेरियल सब्सटेंस दैट व्हेन मिक्स्ड विद एंटीजन मॉलिक्यूल्स इंजेक्टेड विद इट एनहांस द इम्यूनिसिटी ऑफ दैट एंटीजन। मतलब अगर किसी के साथ में कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंटीजन ए है और इस एंटीजन के साथ में कोई जेड मॉलिक्यूल क्या किया कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। इसके जेड के अटैच कर देने से इस एंटीजन मॉलिक्यूल्स का इम्यूनोजेनिसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। उस केस में आप इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द एडजुवेंट। सो एडजुवेंट वो चीज़ होती हैं जो कि बेसिकली किसी भी एंटीजन के एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को या इम्यूनोजन के इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी को क्या करती है, इन्हांस कर देती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को एडजुवेंट के नाम से जाना जाता है। ये फिगर आपको बताता है कि हेप्टेन मॉलिक्यूल्स और कैरियर प्रोटीन, इसकी बात मैं कर रहा था कि ये एक एंटीजन है ना कि इम्यूनोजन है। मतलब इसका अकेला इतना मॉलिक्यूलर वेट कम है कि ये एक्टिवेट नहीं कर सकता है बी सेल्स को। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये हेप्टेन मॉलिक्यूल है जो कि ऐसे पिंक में है। इसको कैरियर प्रोटीन जो कि यहाँ पे ब्लू में दिखाया जा रहा है, इसके साथ में कंबाइन कर दिया गया, एक कॉन्जुगेट बनाया गया हेप्टेन और कैरियर प्रोटीन का। जब इसको रैबिट की बॉडी में इम्यूनाइज किया गया तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप से क्या बने, एंटीबॉडीज बने। किसके खिलाफ में, एक तो बना एंटीबॉडी खिलाफ किसके, दैट इज द इस हेप्टेन के खिलाफ में। दूसरा एंटीबॉडी बना किसके खिलाफ में, दैट इज द कैरियर के खिलाफ अगेंस्ट में। तीसरा जो बना वो दोनों के अगेंस्ट बना, दैट इज द कॉन्जुगेट मीन्स हेप्टेन एंड कैरियर। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज बनेंगे जब कैरियर प्रोटीन को और हेप्टेन मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेट बना करके रैबिट की बॉडी में क्या किया गया, इम्यूनाइज किया गया। ये टेबल नीचे आपको और फिगर को क्लियर करेगा कि जब हेप्टेन, यहाँ पे एग्जांपल है DNP का, डाइनाइट्रोफिनॉल एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है जो कि काफ़ी लो मॉलिक्यूलर वेट का है। इसको एज ए हेप्टेन यहाँ पे ट्रीट किया गया। तो हेप्टेन को जब क्या किया गया, इम्यूनाइज कराया गया, तो नो एंटीबॉडी विल फॉर्म। मतलब कि उसके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो इस प्रोसेस को एक्टिवेट करा पाए और एंटीबॉडी यहाँ पे बन पाए। तो अकेला ये नहीं कर पाया, लेकिन जब प्रोटीन कैरियर मतलब BSA, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, यहाँ पे प्रोटीन कैरियर है, ये वाला क्या है, BSA है, और ये वाला क्या है, DNP है। BSA के खिलाफ में क्या, जब इसको डाला गया तो क्या बना, एंटी BSA बना। मतलब BSA के खिलाफ में एंटीबॉडी बनी। और जब हेप्टेन और कैरियर दोनों को मिला करके बनाया गया, मतलब DNP और BSA, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडी बने। ये पॉइंट को आप मेजर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ से सवाल CSIR में भी बन चुका है। पूछा गया था कि जब हेप्टेन और कैरियर को कंबाइंड करके इम्यूनाइज कराया गया तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनी। तो आपके दिमाग में नॉर्मली यही आएगा कि हाँ, हो सकता है कैरियर प्रोटीन ज़्यादा था
तो कैरियर प्रोटीन के खिलाफ में बना होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि एंटी डीएनपी का मतलब हेप्टेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में मेजर एंटीबॉडी बना है, जबकि कैरियर प्रोटीन और कॉन्जुगेट के लिए क्या है, माइनर बने हुए हैं। ये टेबल का ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो पहला चीज़ तो आपको समझना ये है कि हेप्टेन मॉलिक्यूल्स वो है जो कि बेसिकली अकेले इनकैपेबल है टू एक्टिवेट और टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। whenever combined with certain molecules known as the carrier protein or carrier molecules, then they will be able to produce antibody। और वहाँ पे 3 टाइप के एंटीबॉडी बनेंगे, 2 टाइप के नहीं, 3 टाइप के, एक फ्री हेप्टेन और एक फ्री कैरियर प्रोटीन और एक दोनों के खिलाफ में। और उन तीनों में सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट बनेगा, दैट इज द हेप्टेन के खिलाफ में। ठीक है, ओके। एपिटोप के बारे में पहले ही आपको बता रहा था, एपिटोप्स आर द इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑफ द इम्यूनोजेन। किसी भी इम्यूनोजेन के वो पार्ट जो कि दैट इज इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जाकर के इम्यूनोग्लोबुलिन से मीन्स एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं, उनको आप एपिटोप के नाम से जानते हो। यहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स के का कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया टेबल के फॉर्म में। आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बी सेल्स है और टी सेल्स है। तो बी सेल्स के बारे में आप देखिए, इंटरेक्शंस विद एंटीजन के साथ जब इंटरेक्शन होगा बी सेल्स में क्या बनेगा, यहाँ पे इन्वॉल्व बाइनरी कॉम्प्लेक्स ऑफ मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन मींस एंटीबॉडी और एंटीजन। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, दैट इज एंटीबॉडी होगा और एंटीजन होगा। जबकि यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टी सेल रिसेप्टर, एंटीजन और एमएससी मॉलिक्यूल्स, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे टी सेल्स के केस में। बाइंडिंग ऑफ सॉल्युबल एंटीजन यहाँ पे बी सेल्स में यस है, जबकि टी सेल्स में क्या है, नो है। यही मैं आपको उस टाइम पे बता रहा था कि जब एंटीजन का नेचर सॉल्युबल होगा, उस केस में आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्स चलेगा वो बी सेल मीडिएटेड, मतलब कि ह्यूमरल इम्यूनिटी चलेगा। और अगर नहीं होगा तो क्या चलेगा, दैट इज सेल मीडिएट चलेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल यहाँ पे नो रिक्वायर्ड, मतलब कि बी सेल्स के केसेस में कोई एमएससी मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि टी सेल्स के केस में क्या होता है। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन, नेचर क्या होगा केमिकल का, यहाँ पे देखिए बी सेल्स के लिए क्या होगा, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है और लिपिड हो सकता है। यहाँ टी सेल्स के लिए भी क्या है, मोस्टली प्रोटीन है, बट सम लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंटेड ऑन द एमएससी लाइक मॉलिक्यूल्स। मतलब मोस्ट ऑफ क्या होंगे, प्रोटीन होंगे और कुछ लिपिड भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकते हैं। एपिटोप प्रॉपर्टीज क्या होगी, एसेसिबल होगी, हाइड्रोफिलिक, मोबाइल पेप्टाइड्स कंटेनिंग सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल अमीनो एसिड। जबकि इसमें क्या होगा, इंटरनल लीनियर पेप्टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स एंड बाउंड टू द एमएससी मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये टेबल आपको बी सेल्स और टी सेल्स के थ्रू चलने वाले जो इम्यून रिस्पॉन्सेस है उनमें डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप अभी समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी में चलने वाला अडैप्टिव इम्यूनिटी में से कब किस कंडीशंस पे ह्यूमरल इम्यूनिटी चलेगा और कब किस कंडीशंस पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलेगा। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अभी मुझे सिर्फ ये आप लोग बता दीजिए कि अभी मैं कंटिन्यू करूं या फिर आज के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी है। जल्दी बताइए। सर आज के लिए ठीक है। ये ठीक है, हाँ, सर्कल करते हैं। चलिए, वैसे ऑलमोस्ट 2 घंटा होने वाला हम लोग को जुड़े हुए, सो कोई नहीं, जो लोग ओके ठीक है। कल की क्लास मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि कल संडे है तो कल सेम टाइम पे क्लास रखेंगे या कोई आप लोगों का शेड्यूल नाइट मतलब इवनिंग में बिजी है? सर टाइमिंग 9 PM ही ठीक रहेगी मेरे ख्याल से, 9:30 भी थोड़ा सा